दोस्तों, आज की कहानी है थियो की, जिसे उसके अपने ही गांव से लात मारकर निकाल दिया गया था। पर यह बंदा कोई आम लूजर नहीं था। अपनी कड़ी मेहनत से उसने नोबेल क्रेस्ट हासिल किया और एक छोटे नोबेल से सीधा एम्परर बनने तक का सफर तय किया। पर क्या वो इस दुनिया को केओस और डीमन लॉर्ड की तबाही से बचा पाएगा? एम्परर बनना इतना आसान नहीं होता बॉस। तो चलिए देखते हैं थियो ने ये नामुमकिन काम किया कैसे। थियो एक बिल्कुल ऑर्डिनरी लूजर है जो एक गरीब आइलैंड पर पैदा हुआ था, एक ऐसी दुनिया में जहां डीमंस और मॉन्स्टर्स केओस नाम की डार्क एनर्जी से पैदा होते हैं। अपने वतन को परेशान करने वाले डीमंस और उस क्रूर राजा जो किम जोंग उन से भी ज्यादा खतरनाक था, उसने आइलैंड छोड़ने और ताकतवर बनने का फैसला किया। वो मेन कॉन्टिनेंट पहुंचता है और अपनी मेहनत से केओस की शक्ति को काबू करके एक क्रेस्ट बनाता है जो उसे सुपर नेचुरल पावर्स के साथ साथ एक नोबल का टाइटल भी देता है। क्रेस्ट होने के बावजूद थियो अभी भी बिना किसी टेरिटरी या दोस्तों के एक आम आदमी ही था और वो कॉन्टिनेंट पर इधर उधर भटकता रहा ताकि एक दिन इतना स्ट्रांग बन सके कि अपने घर सिस्टीनिया को बचा पाए। उसकी किस्मत एक दिन बदल गई जब उसने देखा कि कुछ हथियारबंद सोल्जर्स एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। एक सिग्मा मेल होने के नाते थियो ये बर्दाश्त नहीं कर सका और तुरंत उसकी मदद के लिए लपका और एक औरत पर हमला करने के लिए उन सोल्जर से भिड़ गया। उसने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करने के लिए अपना क्रेस्ट दिखाया, पर उनका लीडर किसी नेमलेस नोबल से लड़ने से नहीं डरता था और उसने अपने आदमियों को हमला करने का ऑर्डर दे दिया। थियो अपने क्रेस्ट का यूज करके अपनी तलवार और आर्मर को एन्चेंट करता है और फिर सोल्जर्स पर टूट पड़ता है और तुरंत उनके हथियार छीन लेता है। जब सोल्जर्स उसे घेर लेते हैं तो वो थोड़ा स्ट्रगल करने लगता है। इसके बावजूद वो उन्हें भगाने में कामयाब हो जाता है और वो लड़की काफी इंप्रेस होती है। वो अपना इंट्रो सिलुगा नाम की एक विज़र्ड के रूप में देती है और थियो को बताती है कि उसे कभी उसकी मदद की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि उसका बॉडीगार्ड अर्विन एक सुपर ह्यूमन है जो केओस की पावर यूज कर सकता है। वो थियो से पूछती है कि उसे ये क्रेस्ट कहां से मिला और वो जवाब देता है कि उसने इसे खुद बनाया है ताकि वो अपने वतन को केओस से बचा सके। सिलुगा इंप्रेस होती है और सोचती है कि इसमें पोटेंशियल है, पर वो ये भी जानती है कि वो अभी इतना कमजोर है कि एक छोटा गांव तक रूल नहीं कर सकता। इसीलिए वो उसकी ट्रेनिंग को एक बूस्ट देने का फैसला करती है और मैजिक से एक 2 सर वाला डीमन डॉग समन करती है। वो थियो से कहती है कि इसे हराओ और इसका केओस अब्सॉर्ब करके अपने क्रेस्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाओ। वो चिल्लाता है कि उसके पास इंश्योरेंस तक नहीं है, पर फिर भी डीमन का सामना करने के लिए तलवार निकाल लेता है। वो अंधाधुंध डीमन पर वार करता है जो उसकी तलवार पकड़ लेता है और उसे किसी मीट की तरह इधर उधर पटकने लगता है। डीमन उसे दूर फेंक देता है, पर जैसे ही वो उसका सर चबाने वाला होता है, थियो किसी तरह उसके दिल पर वार करके उसे हरा देता है। वो अभी भी कांप रहा होता है जब वो अपने पैरों पर खड़ा होता है और फिर डीमन की बॉडी से निकली केओस एनर्जी में अपना हाथ डालकर उसे अब्सॉर्ब कर लेता है। सिलुगा उसके इवॉल्व्ड क्रेस्ट के साथ थोड़ी फिडलिंग करती है और थियो को बताती है कि अब वो एक नाइट जितना स्ट्रांग है और एक विज़र्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। वो थियो को इनकार करने का कोई मौका नहीं देती और तुरंत उसके विज़र्ड के रूप में उसके प्रति वफादारी की कसम खाती है। थियो सोचता है कि एक सुंदर विज़र्ड मिलना कोई बुरी डील नहीं है, पर फिर सिलुगा उसे बताती है कि अब वो जंग के लिए तैयार है। जिस नोबल ने पहले सिलुगा पर हमला करने के लिए सोल्जर्स भेजे थे, उसे एक मैसेज मिलता है कि थियो नाम का एक नाइट उससे डिमांड कर रहा है कि वो अपनी जमीन और अपना क्रेस्ट उसके हवाले कर दे। वो नोबल ये सुनकर हंसता है कि सिर्फ 3 इंट्रूडर्स हैं, पर जैसे ही वो सामने आते हैं, सिलुगा उसे बताती है कि वो उसे ढेर करने के लिए काफी है। उस नोबल के कोर्ट विज़र्ड ने सुना है कि सिलुगा एक जीनियस है और वो उसकी साइड स्विच कर लेता है क्योंकि उस नोबल ने वो संधि तोड़ी थी जो विज़र्ड्स पर हमला करने से रोकती है जब तक वो किसी लॉर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट में ना हो। वो ऐलान करता है कि जैसे ही ये खबर विज़र्ड एसोसिएशन तक पहुंचेगी, उस नोबल से उसका टाइटल छीन लिया जाएगा और वो उसे तुरंत अपनी जमीन और क्रेस्ट थियो को देने को कहता है। वो जर्क गुस्से से पागल हो जाता है और मामला अपने हाथों में लेने का फैसला करता है। वो थियो पर हमला करता है, पर उल्टा पीछे धकेल दिया जाता है और जब वो उठने की कोशिश करता है, अर्विन पहले से ही उसके पीछे होता है और उसकी गर्दन पर नाइफ रखा होता है। नोबल की फट जाती है और वो अपना क्रेस्ट थियो को सरेंडर कर देता है, जो सिलुगा के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके उसे अब्सॉर्ब कर लेता है। उसे उस नोबल पर तरस आता है जिसे उसने अभी उसके घर से लात मारकर निकाल दिया था, पर सिलुगा उसे खुश होने को कहती है क्योंकि अब वो इस टेरिटरी का मालिक है। वो दूसरे नोबल्स के रिएक्शन को लेकर चिंतित है, पर वो पुराना विज़र्ड पड़ोसियों से बात करने के लिए उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। सिलुगा फिर थियो को कॉन्टिनेंट की मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन समझाती है। कॉन्टिनेंट अलायंस और यूनियन नाम के 2 ग्रुप्स के बीच एक लंबी और कड़वी जंग से जूझ रहा था। एक दिन उनके लीडर्स ने इस खून खराबे से तंग आकर डिप्लोमेटिक मैरिज के जरिए जंग को खत्म करने का फैसला किया ताकि वो अपने क्रेस्ट्स को कंबाइन करके एम्परर्स क्रेस्ट बना सके जो केओस के युग को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। हर कोई इस हिस्टोरिक वेडिंग का हिस्सा बनने के लिए एक्साइटेड था और सिलुगा भी वहां एक गेस्ट थी। हालांकि जब दूल्हा दुल्हन आइल पर चल रहे थे, उसने नोटिस किया कि आल्टर पर केओस इकट्ठा हो रहा है। वो दौड़ कर गई और दूल्हे दुल्हन को रोका और फिर स्टेज पर पहुंची ताकि केओस को हटा सके। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, अर्विन ने जो उस वक्त ब्राइड का बॉडीगार्ड था उसे पकड़ लिया और जब तक वो समझाती कि वो क्या कर रही है, बहुत देर हो चुकी थी।
केओस एक सिंगल पॉइंट पर इकट्ठा हुआ और चर्च अचानक मेरे फ्यूचर से भी ज्यादा डार्क हो गई और उस अंधेरे से डीमन लॉर्ड प्रकट हुआ। डीमन लॉर्ड ने दोनों फैक्शंस के लीडर्स को एक जेल में कैद कर लिया और उन्होंने अपने क्रेस्ट्स की पावर से अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना किया। उनके क्रेस्ट्स की कंबाइंड पावर भी डीमन लॉर्ड के खिलाफ कुछ नहीं कर सकी, जिसने अपनी तलवार के सिर्फ एक वार से उन दोनों का काम तमाम कर दिया। इन दो बड़े लीडर्स की दर्दनाक मौत ने उनके बच्चों की शादी तोड़ दी और वो दोनों ग्रुप्स एक बार फिर दुश्मन बन गए। इस ट्रेजेडी को अभी कुछ ही महीने बीते थे और सिलुगा एक थर्की नोबल से मिलने जा रही थी जिसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। उसके साथ अरविन भी था जिसने शादी पर हुई अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए खुद को सिलुगा की सेवा में समर्पित कर दिया था। तभी उन सोल्जर्स ने उस पर हमला करने की कोशिश की और थियो उसकी मदद के लिए आगे आया। वो फिर थियो को बताती है कि इस एरिया के ज्यादातर नोबल्स अलायंस से बिलोंग करते हैं, पर वो चाहती है कि वो यूनियन ज्वाइन करे क्योंकि वहां से वो अपनी जीत का सफर कॉन्क्वेस्ट बेहतर ढंग से शुरू कर पाएगा। सिलुगा के प्लान्स थियो के सर के ऊपर से निकल जाते हैं और उसे माइग्रेन होने लगता है, पर सिलुगा उसे यकीन दिलाती है कि सब ठीक होगा क्योंकि वो उसके साथ है। सिलुगा को रियलाइज होता है कि थियो एक रूलर बनने के लिए नहीं बना है, इसलिए वो सारी ऑफिशियल ड्यूटीज अपने हाथों में ले लेती है। उसे पता चलता है कि पड़ोस के सारे लॉर्ड्स उनकी टेरिटरी पर नजर गाड़े बैठे हैं, ये मानते हुए कि एक नए लॉर्ड को ढेर करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। वो अरविन को बॉर्डर्स पर पेट्रोल करने भेजती है और अपनी दोस्त आइशला तक मैसेज पहुंचाने के लिए एक कैट डीमन समन करती है। इसके थोड़ी देर बाद थियो उससे मिलने आता है और पूछता है कि आखिर उसकी मदद करने के पीछे सिलुगा का असली गोल क्या है। सिलुगा जवाब देती है कि वो उन नोबल से तंग आ चुकी है जो सिर्फ पावर के भूखे हैं और अपने लालच में जनता को तड़पने के लिए छोड़ देते हैं। वो क्लेम करती है कि वो लेजेंडरी हीरो लियोन की बहुत बड़ी फैन है जिन्होंने केओस से भरी इस दुनिया में दोबारा चैनो अमन बहाल किया था। सिलुगा का मानना है कि थियो में वही गुण और आइडियल्स हैं जो उस लेजेंडरी हीरो में थे, इसलिए उसने उसकी सेवा करने का फैसला किया। जहां तक उसकी बात है, वो बस अपनी एबिलिटीज साबित करने का एक मौका चाहती है बिना किसी घमंडी नोबल की रोक टोक के। कुछ दिनों बाद एक महत्वाकांक्षी नोबल अपनी आर्मी लेकर थियो के कैसल की तरफ बढ़ता है, पर सिलुगा उसे कहती है कि उसे लड़ने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि उसकी दोस्त पहले ही यहां पहुंच चुकी है। वो आइशला का स्वागत करने बाहर जाते हैं, जो कभी मैजिक एकेडमी में सिलुगा की सीनियर थी पर एग्जाम्स में फेल होने के बाद अब एक सुपर ह्यूमन मर्सनरी के तौर पर काम करती है। आइशला अपनी दोस्त से मिलकर बहुत खुश होती है, पर जब उसे पता चलता है कि सिलुगा जिस लॉर्ड को फॉलो कर रही है उसके पास सिर्फ बड़े बड़े आइडियल्स हैं और कुछ नहीं, तो उसे सिलुगा पर थोड़ा तरस आता है। इसके बाद जैसे ही जंग शुरू होती है, सिलुगा, आइशला और अरविन फ्रंट लाइंस पर खड़े होते हैं, जबकि थियो बस गेट्स पर खड़ा रहता है। वो सब दुश्मन का सामना करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सिलुगा कुछ सोल्जर्स को पत्थर की दीवारों के बीच फंसा देती है और फिर बिजली समन करके उनकी पिकाचू जैसी हालत कर देती है। अचानक दुश्मन नोबल का विजर्ड पीछे से उस पर हमला करता है। सिलुगा किसी तरह क्रिटिकल स्ट्राइक से बचने के लिए रास्ते से हट जाती है और जैसे ही वो उस विजर्ड को देखती है जो अपना इनविजिबिलिटी स्पेल खत्म करता है, उसे पता चलता है कि वो अकेडमी में उसके सीनियर्स में से एक है। वो जंग को जल्दी खत्म करने के लिए उसे हॉस्टेज बनाने का प्लान बनाता है, पर सिलुगा सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है और उससे क्लोज कॉम्बैट में भिड़ जाती है। दोनों जल्दी ही थक कर चूर हो जाते हैं और तभी थियो सिलुगा की मदद के लिए दौड़ता हुआ आता है क्योंकि यहाँ सिलुगा थोड़ी कमजोर पड़ रही थी। वो ऐलान करता है कि ये जंग असल में उसकी है और दुश्मन विजर्ड पर हमला कर देता है। थियो उसे कोने में धकेल देता है और जख्मी कर देता है, पर विजर्ड हार मानने को तैयार नहीं है और अपनी बची खुची ताकत से उस पर झपटता मारता है। दूसरी तरफ आइशला अपनी थिक थाइस की वजह से दुश्मनों की वाट लगा रही होती है। हालांकि दुश्मन सोल्जर्स का लीडर जानबूझकर उससे दूरी बनाए रखता है ताकि वक्त बर्बाद कर सके। आइशला उसकी चाल समझ जाती है और पहले उस पर हमला करने का फैसला करती है। उसे मारने के बजाय वो उस पर एम्बुश करती है और उसे किस करने के बहाने उसका गला घोटने की कोशिश करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे जलन हो रही है, पर वो किस्मत वाला बंदा मरना नहीं चाहता। जब मम्मी उसका गला घोट रही हो तो वो उसे पकड़ लेता है और अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि उसके शरीर के आर पार तलवार घोंपकर आइशला को खत्म कर दे। आइशला उसे छोड़ देती है और सोल्जर्स से अपना बचाव करती है, जिससे उस लड़के को वहां से भागने का वक्त मिल जाता है। ऐसा लगता है कि आइशला के दिल में उसके लिए थोड़ी जगह बन गई है और वो चिल्लाकर कहती है कि जंग खत्म होने के बाद उससे मिले। उससे थोड़ी दूर अरविन उन मर्सिनरीज का सामना कर रहा है जिन्हें दुश्मन नोबल ने हायर किया था। वो अपनी असैसिन स्किल्स से उनका काम तमाम कर देता है, पर मर्सिनरीज का लीडर अपनी स्पेशल एबिलिटी यूज करके लोहे का इंसान बन जाता है। अरविन उसकी सख्त चमड़ी को नुकसान नहीं पहुंचा पाता, इसलिए वो तब तक डॉज करता रहता है जब तक उसे उसकी आंखों में वार करने का मौका नहीं मिलता। दुश्मन नोबल खुद अरविन से भिड़ने का फैसला करता है, पर इससे पहले कि वो हमला करे, थियो वहां दुश्मन विजर्ड को पकड़कर पहुंच जाता है। नोबल अपने चारों तरफ एक नजर डालता है, फिर किसी मैडमैन की तरह हंसने लगता है और सरेंडर कर देता है। वो फिर थियो का सबऑर्डिनेट बनने का फैसला करता है क्योंकि उसे रियलाइज हो गया है कि थियो जैसे असली टॉप गाय के साथ रहने में ही उसका फायदा है। थियो लैसिक को अपना सबऑर्डिनेट एक्सेप्ट कर लेता है और बदले में लैसिक को एक सबऑर्डिनेट का क्रेस्ट देता है। इसके तुरंत बाद चर्च की एक प्रीस्टेस थियो से मिलने आती है। चर्च और विजर्ड्स का रिश्ता बिल्कुल रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स जैसा है और सिलुगा उनसे इतनी नफरत करती है कि उनके लिए दरवाजा तक नहीं खोलती। हालांकि थियो ने सुना है कि प्रीस्ट्स अक्सर जरूरतमंदों का इलाज करते हैं, इसलिए वो उनकी बात सुनना चाहता है।
वो दरवाजा खोलता है जिससे सिलुगा काफी चिढ़ जाती है और वो गुलाबी बालों वाली लड़की अपना इंट्रो प्रीस्टेस प्रिसिल्ला के तौर पर देती है और केओस के खिलाफ जंग में उसकी मदद करने का वादा करती है। इसी बीच लैसिक और उसके विजर्ड की मदद से थियो की जीत का सफर बड़े स्मूथ ढंग से आगे बढ़ रहा है। लैसिक उनकी टेरिटरीज को और बढ़ाने का प्लान बनाता है, पर सिलुगा फिर बताती है कि थियो को उसमें इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो अपने वतन को नोबल रूल की तानाशाही से आजाद कराना चाहता है। उसके पास इसके लिए एक डिटेल्ड प्लान तैयार है, पर फिलहाल उसने सोचा है कि थियो को पहले अपना एक फैमिली नेम चुनना चाहिए। सिलुगा सजेस्ट करती है कि थियो अपना फैमिली नेम कॉर्नारो रख ले, जो उसके वतन के एक फेमस हीरो का नाम था जिसे वहां के मौजूदा नोबल परिवार ने धोखा दिया था। थियो को यह आइडिया पसंद आता है और फिर सिलुगा अपने प्लान पर काम शुरू कर देती है। वो थियो को यूनियन छुड़वाकर अलायंस ज्वाइन करवाती है, पर तभी वो पुराना विजर्ड उसे बताता है कि ऐसी अफवाहें हैं, यानी र्यूमर्स हैं कि थियो तो सिर्फ एक नाम का राजा है, जबकि असलियत में सिलुगा ही पूरे रीजन को चला रही है। उसे बुरा लगता है कि वो अपने लॉर्ड का सारा थंडर चुरा रही है और वो माफी मांगने जाती है, पर तभी अर्विन उनकी मीटिंग में इंटरप्ट करके इन्फॉर्म करता है कि टाउन में एक केओस डिजास्टर हुआ है। वो तुरंत टाउन की तरफ भागते हैं जहां एक बिल्डिंग में अचानक आग लग गई है। जब सिलुगा जख्मियों को हील कर रही होती है, थियो आग बुझाने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी अचानक सिलुगा को वही चिलिंग ऑरा महसूस होती है जो उसने ग्रेट वेडिंग ट्रेजेडी के दिन डीमन लॉर्ड के आने से पहले फील की थी। वो आग एक डीमन का रूप ले लेती है और थियो बिना सोचे समझे रेकलेसली उस पर हमला कर देता है। फायर डीमन पर फिजिकल अटैक्स का कोई असर नहीं होता और थियो मुश्किल में फंस जाता है, तो सिलुगा आयशला से कहती है कि वो डीमन का ध्यान भटकाए, यानी ड्रॉ अटेंशन, जबकि वो उसे हराने की तैयारी करती है। वो एक पावरफुल स्पेल का यूज करके वाटर कैनन से डीमन पर अटैक करती है और बदले में वो अपनी फायर ब्रेथ से काउंटर अटैक करता है। सिलुगा का अटैक भारी पड़ता है और वो डीमन को एक वाटर स्फीयर में घेर लेती है, पर यह उसका सबसे गलत फैसला साबित होता है क्योंकि मरने के बाद डीमन अचानक ब्लास्ट हो जाता है और हर तरफ मलबा उड़ने लगता है। सिलुगा को लगता है कि वो अब नहीं बचेगी, पर थियो आखिरी मोमेंट पर आकर उसे उड़ते हुए पत्थरों से बचा लेता है। वो बेहोश हो जाती है और अगले दिन सुबह उसकी आंख खुलती है तो आयशला उसके पास होती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि थियो अभी भी ब्लास्ट के बाद की अफरा तफरी संभाल रहा है, वो उसके पास दौड़ती है और देखती है कि उसकी चोटें सिलुगा से कहीं ज्यादा गंभीर है। सिलुगा उसे फर्स्ट एड देती है और खुद को बचाने के लिए उसे थैंक यू बोलती है। वो बताती है कि सीनियर विजर्ड ने उसे अपने प्लान्स थियो पर थोपने के लिए बहुत डांटा, यानी च्यूड आउट किया, पर थियो उसके किए गए हर काम के लिए शुक्रगुजार है और कहता है कि सिलुगा ने ही उसे काम करने का सही रास्ता दिखाया है। जल्द ही पड़ोसी किंग रीजन के सारे इंडिपेंडेंट नोबल्स को अपने झंडे के तले इकट्ठा करने की कोशिश करता है ताकि वो पलटवार कर सकें। जैसे जैसे जंग का दिन पास आता है, थियो को नोबल से कोई जवाब नहीं मिलता और सिर्फ उसके पुराने साथी ही उसके साथ होते हैं। रात में जिन लोगों को उसने आग वाले डीमन से बचाया था, वो उसकी मदद के लिए आते हैं और ऐलान करते हैं कि वो अपने लॉर्ड के लिए लड़ने और मरने को तैयार है। थियो उन्हें लड़ने देने को लेकर थोड़ा कन्फ्लिक्टेड महसूस करता है, पर सिलुगा उसे कहती है कि उसे अपनी जनता की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। थियो उसकी बात मान लेता है और अपने क्रेस्ट का यूज करके आसमान में एक होलोग्राफिक फ्लैग बनाता है और अपनी जनता से अपने साथ मिलकर लड़ने को कहता है। वो झंडा उसके साथियों पर गिरता है और उनके सीने पर उसकी मार्क छप जाती है, जिसका मतलब है कि उनके पास उनके लॉर्ड की हिफाजत और आशीर्वाद है। जंग अगले दिन शुरू होती है और थियो की आर्मी किंग की आर्मी के मुकाबले अब भी बहुत छोटी है। वो बड़े साहस से उन्हें लीड करता है और हर कोई अपनी स्किल्स का यूज करके दुश्मन की आर्मी को धूल चटा देता है। किंग देखता है कि उसकी आर्मी पीछे हट रही है, तो वो अपनी रिजर्व फोर्सेस को फ्रंट पर भेजता है, पर तभी अचानक वो इंडिपेंडेंट लॉर्ड्स थियो की मदद के लिए बैटलफील्ड पर पहुंच जाते हैं। वो किंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं और हमला करते हैं, जिससे वो भागने पर मजबूर हो जाता है। सिलुगा ये मैसेज थियो तक पहुंचाती है और वो अपने ट्रूप्स को बचे कुचे दुश्मन सोल्जर्स का काम तमाम करने का ऑर्डर देता है। इसी के साथ ये जंग जीत ली जाती है। इसके बाद सिलुगा अलायंस की लीडर और उस ट्रैजिक वेडिंग की ब्राइड लेडी मैरियन से मिलने जाती है ताकि थियो को अलायंस में शामिल करने की बात कर सके। मैरियन ने सुना है कि थियो ने सदर्न रीजन को जीत लिया है और सिलुगा से सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांगती है। उसे लगता है कि थियो और सिलुगा का उनकी साइड होना अच्छा रहेगा, पर उसका कोर्ट विजर्ड एबिस्ट, जो सिलुगा का फॉस्टर फादर भी है, उसे ऐसा ना करने की सलाह देता है क्योंकि वो उन लोगों पर भरोसा नहीं करता जो पॉलिटिक्स में इतनी आसानी से साइड स्विच कर लेते हैं। मैरियन क्लेम करती है कि शायद उसे थियो के खिलाफ जंग लड़नी पड़े और वो एबिस्ट से पूछती है कि क्या वो अपनी बेटी को मरने देगा, पर उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सिलुगा को बताता है कि थियो को अलायंस ज्वाइन करने देने की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई है और उसे कहता है कि अपने लॉर्ड से कहो कि वो अपना टाइटल त्याग दे, फॉरफिट कर दे और भाग जाए। सिलुगा उसके जवाब से गुस्से से आग बबूला हो जाती है, पर उठते वक्त वो बड़े कॉन्फिडेंस से उससे और मैरियन से कहती है कि वो जल्द ही बैटलफील्ड पर मिलेंगे। वो तुरंत प्लान बी के तौर पर अर्ल विलर, जो यूनियन का एक पावरफुल नोबल है और मैरियन का कजिन है, के पास मैसेज पहुंचाती है, पर वो उससे मिलने से भी मना कर देता है क्योंकि वो वही थर की लॉर्ड है जिसके साथ सिलुगा का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था, पर उसने उसे छोड़कर दूसरा मास्टर चुन लिया था।
वो अपने कोर्ट विजिट से कहती है कि सिलुगा को बता दे कि उसका थियो के साथ जुड़ने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि इसमें उसका कोई फायदा नहीं है। सिलुगा खाली हाथ वापस लौटती है और थियो और बाकियों को इन्फॉर्म करती है कि मैरियन और वो हारा हुआ किंग जल्द ही उन पर हमला करने वाले हैं और उनकी आर्मी उनसे लगभग 5 गुना ताकतवर होगी। थियो ऐलान करता है कि भले ही वो हार जाए, पर वो उन्हें एक जबरदस्त टक्कर देंगे और उसके साथ ही अंत तक उसके साथ चलने को तैयार है। जल्द ही अलायंस की फोर्सेज उनके कैसल तक पहुंच जाती हैं और आयशेला के कमांड में जो मर्सनरीज हैं वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते। अलायंस के मेजेस अपनी प्लाज्मा क्रॉसबोज का यूज करके कैसल की दीवार गिरा देते हैं और आयशेला उनसे क्लोज कॉम्बैट में भिड़ने के लिए लपकती है। वो कुछ नाइट्स को मारती है और उनके प्लाज्मा एरोज को हवा में ही डिफ्लेक्ट कर देती है, पर जैसे ही वो पीछे हट रही होती है, एक एरो उसे काफी क्रिटिकल स्पॉट पर लग जाता है। सिलुगा अपनी दोस्त की तरफ दौड़ती है और रोने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि आयशेला अब नहीं बचेगी। पर तभी प्रीस्टेस प्रिसिला वहां पहुंच जाती है उसे मौत के मुंह से वापस लाने के लिए। जब वो उसके जख्मी हील करती है, सिलुगा अपने सोल्जर्स की मदद करने के लिए बाहर की तरफ लपकती है। थियो ने पहले ही सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया है और जैसे ही अलायंस के नाइट्स गेट तोड़कर कैसल में घुसते हैं, वो सेकेंडरी गेट्स को बंद करने का ऑर्डर देता है और फिर चारों तरफ से उन नाइट्स पर टूट पड़ता है। ये देखकर कि वो घिर चुके हैं, नाइट्स पीछे हटने लगते हैं, पर तभी थियो को एक दुख भरी खबर मिलती है कि उसका एक भरोसेमंद साथी मारा गया है। उसे पता चलता है कि यहां तक कि लैसिक भी हार चुका है और पीछे हट रहा है, पर वो असल में उसकी एक चाल थी ताकि वो पुराने राजा और उसके सोल्जर्स को एक तंग पहाड़ी रास्ते यानी नैरो माउंटेन पाथ पर लालच देकर ला सके और दुश्मनों को एक एक करके ढेर कर सके। राजा घबरा जाता है क्योंकि लैसिक उसके सोल्जर्स को लगातार मार रहा है और वो उन्हें पीछे हटने का ऑर्डर देता है, पर अरविन और बाकी मर्सनरीज ने वहां बैटलफील्ड पर अपना कब्जा जमा लिया है, जिस वजह से राजा वहीं फंसा रह जाता है। वो लैसिक का हेड ऑन सामना करने का फैसला करता है और उनके बीच एक क्लासिक तलवारबाजी वाला सीक्वेंस शुरू होता है। राजा लैसिक को पीछे ढकेलता है, पर वो पलटवार करता है और राजा की एक तलवार तोड़ देता है। वो दोनों एक दूसरे पर पूरी ताकत से फिनिशिंग ब्लो देने के लिए झपटते हैं और राजा को मारने के बाद लैसिक विनर बनकर निकलता है। वो उन ट्रूप्स के साथ कैसल वापस लौटता है जिन्हें उसने बंदी बनाया था और थियो उसे इस जीत के लिए बधाई देता है और फिर उसे नई ट्रूप्स की कमांड संभालने को भी कहता है। वो जानता है कि वो कुछ बैटल्स तो जीत सकते हैं, पर पूरी जंग जीतना मुमकिन नहीं है और उनकी अगली स्ट्रैटेजी ये है कि अलायंस फोर्सेस से पीछे हटने के लिए बातचीत की जाए। सिलुगा डिटेल समझाती है और कहती है कि सिर्फ एक ही चीज अलायंस को पीछे हटने पर राजी करेगी और वो है थियो का अपना टाइटल छोड़ना और ये जमीन खाली करना। वो पहले ही इस बात पर राजी हो चुके हैं और इसीलिए लैसिक, जिसने पुराने राजा को मारा था, अब सदर्न रीजन का अगला लीडर बनेगा। लैसिक को यह आइडिया पसंद नहीं आता कि थियो को अपना सब कुछ देना पड़ेगा, पर वो जवाब देता है कि उसके पास अब भी उसका सम्मान और साथ में सेलुगा है, तो वो कभी भी कमबैक कर सकता है। हालांकि जब सेलुगा जंग खत्म करने की बात करने जाती है, उसका वो कमीना बाप एसोल डैड कहता है कि वो तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक उन्हें थियो का सर नहीं मिलता। वो वापस आकर सबको इन कंडीशंस के बारे में बताती है और हर कोई थियो की कुर्बानी देने से इनकार कर देता है। ठीक उसी वक्त अबेस्ट मैरियन और नाइट्स को इन्फॉर्म करता है कि थियो ने शांति से सरेंडर करने की शर्तें रखी थीं, पर उन्होंने मना कर दिया। नाइट्स को लगता है कि यह सही फैसला था और वो अपनी इज्जत बचाने के लिए थियो और उसकी आर्मी को हराना चाहते हैं। मैरियन को लगता है कि अगर उन्होंने फ्रंट लाइंस पर बहुत ज्यादा सोल्जर्स लगा दिए तो विलर पीछे से हमला कर सकता है, पर नाइट्स को पूरा भरोसा है कि वो हमला नहीं करेगा क्योंकि उसने पहले सेलुगा की मदद करने से मना कर दिया था। वो नाइट्स से कहती है जो उन्हें ठीक लगे वो करें और अगले दिन उसकी ज्यादातर फोर्सेस थियो के कैसल पर हमला कर देती हैं, जबकि वो पीछे सिर्फ 100 गार्ड्स के साथ रुकती है। यही वो पल था जिसका विलर इंतजार कर रहा है और उसके सोल्जर्स मैरियन पर तब हमला करते हैं जब उसकी गार्ड सबसे कमजोर थी। अलायंस के नाइट्स तुरंत अपनी लेडी को बचाने के लिए पीछे हटते हैं और सेलुगा इतनी खुश है कि वो सब सेफ है कि वो खुद को थियो को हक करने से नहीं रोक पाती। हर कोई अपनी इस जीत का मजा लेता है और बाद में उन्हें पता चलता है कि प्रिसिला की हीलिंग की वजह से आयशेला बच गई है। बाद में थियो एक मीटिंग रखता है सबको ये बताने के लिए कि अलायंस नाइट्स काफी कैजुअलिटीज झेलकर हमेशा के लिए पीछे हट गए हैं और अब वो चैन की सांस ले सकते हैं। सिलुगा उसे बताती है कि उन्हें इसके लिए विलर का शुक्रिया अदा करना चाहिए, पर वो किसी भी हालत में उनका एलाय नहीं है और शायद उन्हें अगली जंग उससे लड़नी पड़े। नाम लिया और शैतान हाजिर। विलर अपने कोर्ट विजिट के साथ मीटिंग में एंट्री मारता है। वो थियो का स्वागत करता है, जो उसे मदद के लिए थैंक यू बोलता है और विलर उसे बताता है कि वो इसकी परवाह ना करे क्योंकि वो बहुत वक्त से मैरियन से बदला लेना चाहता था। सेलुगा भी उससे माफी मांगती है कि उसने पहले उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा था, पर वो जवाब देता है कि उसे अब उसकी साइड वापस लौटाना चाहिए और वो पुरानी सारी बातें भूल जाएगा। वो थियो को किंग ऑफ द साउथ बनने को कहता है और उसका एलाय बनने का ऑफर देता है। जहां लैसिक और बाकी सब थियो के लिए चीयर करते हैं, वो विलर का ऑफर ठुकरा देता है क्योंकि इसका मतलब सेलुगा को जाने देना होता। वो अपना सारा टाइटल और क्रेस्ट उसे देने का ऑफर देता है और उसका नाइट बनने को तैयार हो जाता है ताकि वो अब भी अपनी लड़की को अपने साथ रख सके।
विलर उसे सिर्फ एक सिम्प समझता है, पर उसका विजर्ड उसे थियो को एक सबॉर्डिनेट के तौर पर एक्सेप्ट करने को कहता है, क्योंकि ये उनके लिए फायदेमंद होगा। विलर थियो को अपना नाइट एक्सेप्ट कर लेता है और उसे सेलुगा को जल्द ही अपने कैसल मूव होने को कहता है। वो निकल जाता है। फिर थियो अपनी टेरिटरी और आर्मी लैसिक को थमा देता है, जो कसम खाता है कि वो हमेशा उसके प्रति वफादार रहेगा और जब भी जरूरत होगी उसकी मदद के लिए पहुंचेगा। प्रिसिला भी थियो के साथ जाना चाहती है, पर वो उसे कहता है कि इस बारे में विलर से पूछे, क्योंकि अब बॉस वही है। जब वो सब फ्यूचर की बातें कर रहे होते हैं, सेलुगा शर्मा जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वो थियो के प्यार में गिर रही है। जल्द ही वो विलर के कैसल पहुंचते हैं, जहां वो थियो को अपना गार्ड अपॉइंट करता है, जबकि सेलुगा उन विजर्ड से मिलने जाती है जो उसके नीचे काम करते हैं। जब इंट्रोडक्शंस खत्म हो जाते हैं तो रेड हेड विजर्ड सेलुगा को बताती है कि वो आज रात एक विदेशी देश के प्रिंस का स्वागत करने के लिए एक पार्टी में शामिल होने वाली है। रात में थियो भी प्रिंस मिर्जा का स्वागत करने के लिए पार्टी ज्वाइन करता है, जिसे तब हार्ड ऑन मिलता है जब भी वो किसी को एम्बिशंस की बातें करते सुनता है। उसने सुना है कि थियो ने एक अकेली विजर्ड के लिए अपना रैंक और जमीन छोड़ दिया और वो खुलेआम उसकी बेइज्जती करता है। पर जैसे ही वो सुनता है कि लैसिक, जो फिलहाल सदर्न रीजन पर राज कर रहा है, सिर्फ थियो की गैर मौजूदगी में किंग की पोजीशन संभाल रहा है, तो वो अपनी ओपिनियन थोड़ी बदल लेता है। बाद में थियो लाइब्रेरी साफ करता है, जबकि सेलुगा उसे विचेस की कहानी सुनाती है, जिनके पास स्पिरिट्स और डीमंस को समन करने की शक्ति होती है। सेलुगा समझाती है कि विचेस असल में विजर्ड से काफी अलग होती हैं, और वो जो डीमन वर्ल्ड से जुड़ी होती हैं उन्हें ब्लैक विचेस कहा जाता है, जबकि उनके ऑपोजिट वाली व्हाइट विचेस कहलाती हैं। इनके साथ साथ वो थियो को उन सुपर ह्यूमंस के बारे में भी बताती है, जो म्यूटेट होकर इममॉर्टल वैम्पायर्स और एंडलेसली रीजनरेट होने वाले वेयरवुल्व्स बन गए थे, जिन्होंने पुराने वक्त में डीमन लॉर्ड के खिलाफ जंग लड़ी थी। इतने सारे पावरफुल लोगों के बारे में सुनकर थियो थोड़ा वाइन करने लगता है कि उसके वतन के लोग कितने पावरलेस हैं। तभी सेलुगा उसे तसल्ली देती है कि वो एक दिन उन्हें जरूर बचा लेगा, और फिर उन्हें विलर बुलाता है, जो उन्हें व्हाइट विचेस की एल्डर जेल्मा से मिलवाता है। विलर थियो और सेलुगा को फॉरेस्ट ऑफ इटर्नल डार्कनेस जाने का ऑर्डर देता है, ताकि वो उन वेयरवुल्फ से मिल सके जिन्होंने अचानक अपना घर छोड़ दिया है। जेल्मा समझाती है कि वो जंगल वैम्पायर्स की टेरिटरी है, और ऐसा लगता है कि उनकी और वेयरवुल्फ्स के बीच पुरानी दुश्मनी यानी बैड ब्लड है। वो तुरंत जंगल के लिए निकलते हैं, और वहां उन्हें गुस्सैल वेयरवुल्फ्स का एक ग्रुप मिलता है, जो उनसे इस बारे में बात करने से भी इनकार कर देता है कि आखिर हुआ क्या है। तभी एक बोलने वाला चमगादड़ टॉकिंग बैट वहां आता है और वेयरवुल्फ्स को बताता है कि थियो वैम्पायर किंग का गेस्ट है और उन्हें रास्ता देने को कहता है। वेयरवुल्व्स वैम्पायर किंग का नाम सुनकर आग बबूला हो जाते हैं और डिमांड करते हैं कि उनकी क्वीन और उसकी बेटियों को वापस किया जाए, पर चमगादड़ उन्हें इग्नोर करके उड़ जाता है। थियो उसके पीछे जाता है, पर वेयरवुल्फ से वादा करता है कि वो उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगा। जल्द ही वो वैम्पायर किंग के कैसल पहुंचते हैं, जहां वो रिवील करता है कि याना नाम की एक ब्लैक विच वेयरवुल्फ क्वीन को उठाकर ले गई है। उसका उनकी लड़ाई में इंटरफेयर करने का कोई इरादा नहीं है, और वो ऐलान करता है कि वो अब वेयरवुल्व्स या नोबल्स का एलाय नहीं रहा। वैम्पायर किंग डिक्लेयर करता है कि क्रेस्टधारी सारे नोबल्स अब उसके दुश्मन हैं, और वो पूरी दुनिया को उसी केओस में डुबोना चाहता है जिससे वो कभी लड़ा था। सेलुगा को लगता है कि वेडिंग ट्रेजेडी के दिन डीमन किंग को आजाद करने के पीछे इसी का हाथ था, पर उसकी बातें वैम्पायर किंग को काफी चुभती हैं। थियो उससे लड़ने के लिए तैयार है, पर वैम्पायर को कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो वहां से जाने लगता है। पर जाने से पहले वो वेयरवुल्फ क्वीन की लोकेशन बता देता है। थियो और सेलुगा तुरंत उस एरिया की तरफ भागते हैं जहां वेयरवुल्फ क्वीन अपनी बेटियों को बचाने के लिए ब्लैक विच याना से लड़ रही है। विच क्वीन को मारकर उसकी बलि देना यानी सैक्रिफाइस चढ़ाना चाहती है, ताकि डीमन लॉर्ड को समन किया जा सके, और वो लगभग ऐसा करने ही वाली होती है। पर खुशकिस्मती से थियो वहां विच को क्वीन को खत्म करने से पहले पहुंच जाता है और उसका सामना करता है, जो ये देखकर गुस्से में है कि वैम्पायर किंग ने उसे लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया है। उसे लगता है कि ये लोग उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, और वो उनसे लड़ने के लिए अपने गारगोइल्स को भेजती है। सेल्युगा लाइटनिंग मैजिक यूज करती है, जो गारगोइल्स को पास आने से रोकने के लिए काफी नम्ब इनफ साबित होता है। थियो अपने ऊपर हमला करने वाले को हरा देता है और तुरंत सेल्युगा को रेस्क्यू करने जाता है। इसी बीच याना अपना अल्टीमेट अटैक तैयार करती है और अपना सुपर चार्ज्ड निम्बस 3000 थियो की तरफ फेंकती है। सेल्युगा अपने मैजिक बैरियर से उसे रोकने की कोशिश करती है, पर अटैक उसे चीरते हुए निकल जाता है और थियो बड़ी मुश्किल से अपना बचाव कर पाता है। वो अपने क्रेस्ट से अपनी तलवार को एन्चैंट करता है और अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है, जो सीधा छत पर जा लगता है। वेयरवुल्फ क्वीन को मौका मिल जाता है और वो ट्रांसफॉर्म होकर याना पर झपटती है, पर यह सिर्फ एक चाल यानी फेंट था। उसका असली मकसद अपनी बेटियों को आजाद कराना था। विच उन पर बेलों से हमला करती है और बैकअप के लिए गारगोइल्स को भी बुलाती है, पर क्वीन उनका काम तमाम करके विच पर हमला कर देती है।
विच अपनी ब्रूमस्टिक पर बैठकर भागने की कोशिश करती है और वेयरवुल्फ क्वीन को रोकने के लिए हमला करती है, पर क्वीन फिर भी उसकी टांग पर एक गहरा निशान यानी डीप स्क्रैच छोड़ जाती है और गिरते वक्त थियो उसे संभाल लेता है। लड़कियां भी तुरंत अपनी मां के पास दौड़ती हैं, पर उसने बचने के लिए बहुत ज्यादा डैमेज झेल लिया है। वो थियो से अपनी बेटियों को बाहर ले जाने को कहती है और फिर तुरंत दम तोड़ देती है। थियो अपना वादा निभाता है और उन्हें उनकी मां की बॉडी के साथ क्लैन वापस ले आता है। वेयरवुल्व्स अपनी क्वीन का अंतिम संस्कार करते हैं, जिनका शरीर केओटिक एनर्जी में बदलकर उनके बच्चों में बिखर जाता है। वेयरवुल्व्स का नया लीडर अपनी बहनों को बचाने और मां की बॉडी वापस लाने के लिए थियो को थैंक यू बोलता है और उसके प्रति अपनी वफादारी यानी प्लेज ऑफ एलिजेंस जाहिर करता है। थियो फिर वैम्पायर किंग के कैसल का चार्ज लेता है और सेल्यूगा से बात करता है कि कैसे जंगल के बाशिंदों के साथ काम करना उनके लिए फायदेमंद होगा। हालांकि उसे रियलाइज हो गया है कि ब्लैक विच से लड़ाई के बाद वो कितना कमजोर है और वो ऐलान करता है कि उसे हर हाल में और स्ट्रांग बनना होगा। सेल्यूगा उसके साथ आगे बढ़ने का वादा करती है और जल्द ही अर्विन और वो ट्विन वेयरवुल्फ बहनें थियो की मेड्स बन जाती हैं। इसके थोड़ी देर बाद विलर को यूनियन नोबल्स की एनुअल मीटिंग का इन्विटेशन मिलता है। वो जाना नहीं चाहता, पर उसके पास कोई चारा नहीं है और उसकी रेड हेड मेज मार्गरेट उसे भरोसा दिलाती है कि मेरियन के खिलाफ हुई जंग के लिए सब उसकी तारीफ करेंगे। विलर को इसका पूरा यकीन नहीं है, क्योंकि मेरियन के एक्स फियांसे को ये बात पसंद नहीं आएगी और वो मार्गरेट के बर्थडे की बात छेड़कर टॉपिक बदलने की कोशिश करता है। जब वो उससे इस बारे में पूछता है तो वो हर्ट महसूस करती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। सेल्यूगा और बाकी विजर्ड्स उसे देखते हैं और वो समझ जाती हैं कि आखिर मामला क्या है। ऐसा लगता है कि विलर ने डेटिंग के सारे गुण खुद लियोनार्डो डिकैप्रियो से सीखे हैं। तभी तो जैसे ही उसकी विजर्ड गर्ल्स 25 साल की होती हैं, वो उन्हें छोड़ देता है। मार्गरेट उससे दूर नहीं जाना चाहती क्योंकि वो उससे प्यार करती है, इसलिए सिलिका उसकी तरफ से विलर से बात करने जाती है। विलर को लगता है कि मार्गरेट को हमेशा के लिए अपने पास रखना उसके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि उसके पास अपना परिवार शुरू करने और अपनी जिंदगी जीने की पूरी फ्रीडम होनी चाहिए। विलर सिलिका को बर्थडे पार्टी की तैयारी करने का ऑर्डर देता है और फिर यूनियन की एनुअल मीटिंग के टॉपिक पर आ जाता है। वो सिलिका को बताता है कि थियो और लैसिक के साथ वो भी उसके साथ चलेगी। वो समझाता है कि थियो के वतन का रूलर विस्काउंट रोसिनी भी उस मीटिंग में मौजूद होगा, इसलिए वो चाहता है कि वो दोनों वहां एक दूसरे का सामना करें। जल्द ही मार्गरेट की 25th बर्थडे पार्टी रखी जाती है और वो थोड़ी उदास दिखती है कि वो जल्द ही रिटायर होने वाली है। जब वो विलर के साथ बड़े पैशन से डांस करती है तो वो एक पल के लिए सब भूल जाती है, पर जैसे ही डांस खत्म होता है उसका मूड फिर खराब हो जाता है। जब मार्गरेट और विलर गेस्ट से बात कर रहे होते हैं, थियो और सिलिका आपस में बातें करते हैं कि वो दोनों उन्हें कितना ज्यादा शिप कर रहे थे। थियो वहां जो परफॉर्मेंस देखता है उससे इतना इंस्पायर हो जाता है कि वो सिलिका को डांस फ्लोर पर खींच लेता है, पर उसे तो डांस का डी भी नहीं पता और सिलिका को उसे वहीं के वहीं सिखाना पड़ता है। बाद में प्रिंस मिल्जा उसके पास आता है और उसे एक ग्रेट क्लाउन बुलाता है। थियो कहता है कि वो इसे एक कॉम्प्लीमेंट की तरह लेगा कि वो प्रिंस को एंटरटेन कर सका, पर मिल्जा को उसका ये जवाब जरा भी पसंद नहीं आता। वो उसे बाहर बुलाता है और एक मॉक ड्यूअल का चैलेंज देता है। मिल्जा एक भयानक इंटेंसिटी के साथ थियो पर हमला करता है, पर थियो लगातार उसके अटैक्स को ब्लॉक करता रहता है। मिल्जा उसे एक बुज़दिल कहता है जिसमें पलटवार करने की हिम्मत नहीं है, पर जब थियो अचानक काउंटर अटैक करता है तो वो थोड़ा हैरान रह जाता है। पर एक एक्सपीरियंस्ड प्रिंस को उसके रास्ते से हटाने के लिए इतना काफी नहीं था। वो थियो को जमीन पर पटक देता है और उससे कहता है कि ये डिफेंसिव एटीट्यूड छोड़ दे। उसका क्लेम है कि थियो जैसे मूर्ख नोबल्स की वजह से ही ये एज ऑफ केओस इतनी लंबी खिंच रही है, और वो ऐलान करता है कि हर किसी को अपने दुश्मन को मारने और एम्परर बनने के महत्वाकांक्षाओं से भरा होना चाहिए। थियो उसके जीने के तरीके को ठुकरा देता है और मिल्जा गुस्से से आग बबूला हो जाता है, पर वो वहां से जाने से पहले उस लड़के को वार्न करता है कि उसकी ये हरकतें फ्यूचर में उसके साथियों की जान ले लेंगी। सिलिका वहां थियो को इमोशनली सपोर्ट करने आती है और कहती है कि उसे अपने रास्ते पर ईमानदारी से चलना चाहिए और वो हर फैसले में उसका साथ देगी। जल्द ही यूनियन की मीटिंग के लिए निकलने का वक्त आ जाता है, पर विलर और उसके साथियों का प्लान ये भी है कि रास्ते में पड़ने वाली टेरिटरीज को जीतते हुए जाएं। वो एक पड़ोसी किंगडम में पहुंचते हैं जहां कुछ नोबल्स उनकी साइड आ जाते हैं, जबकि बाकी अपने किंग के साथ ही रहते हैं। लैसिक आर्मी को लीड कर रहा है और सिलिका रिक्वेस्ट करती है कि थियो को एक प्रोमिनेंट इंडिपेंडेंट नोबल को संभालने दिया जाए, जबकि मिल्जा किंग के राइट हैंड मैन को हराने के लिए अकेला निकल जाता है। वो सीधा दुश्मन के कैसल में घुस जाता है और नोबल और उसके आदमियों से कहता है कि वो अपने क्रेस्ट्स और जमीन उसके हवाले कर दें। वो उन्हें सामान समेट कर जाने के लिए 3 दिन का वक्त देता है और वादा करता है कि जो भी उससे ज्यादा रुका वो मारा जाएगा। नोबल उस पर हंसता है, ये सोचकर कि वो पागल है, और अपने आदमियों को उसे मारने का ऑर्डर देता है। मिल्जा दुश्मनों से घिर जाता है और जैसे ही नोबल उस पर हमला करता है वो आसानी से उसके हथियार छीन लेता है और उसे जान की कीमत चुकाने से पहले ही मार देता है। बाकी नोबल्स उस पर हमला करते हैं, पर मिल्जा उनका काम तमाम कर देता है और उनका केओस एनर्जी अपने क्रेस्ट में अब्सॉर्ब कर लेता है। वो एक गवाह को जिंदा छोड़ता है और उसे कहता है कि जब लैसिक यहाँ आए तो शांति से जमीन उसके हवाले कर देना।
जब वो कैंप वापस लौटता है तो वो सोचता है कि थियो उस नोबल से कैसे निपटेगा जो उसे सौंपा गया है। दूसरी तरफ सिलिका के साथ काफी डिस्कशन करने के बाद थियो उस नोबल की टेरिटरी में दाखिल हो चुका है जिससे उसकी लड़ाई होनी है। शहर में हर किसी ने यह सुना है कि उसने अलायंस के नाइट्स को हराया है, और जब वो नोबल लेविन से मिलने जाता है तो लोग उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। लेविन इससे कहता है कि उसका यूनियन की फोर्सेस के सामने सरेंडर करने का कोई इरादा नहीं है और उसे पीछे हटने को कहता है। थियो उसे समझाता है कि अगर वो खाली हाथ वापस चला भी गया तो लैसिक अपनी आर्मी के साथ जल्द ही इस शहर पर हमला कर देगा और इसे ताकत से छीन लेगा। वो लेविन से कहता है कि वो कैसल के बाहर उससे लड़े ताकि उसकी जनता इस लड़ाई में ना फंसे। एक समझदार और काबिल रूलर होने के नाते लेविन उसकी बात मान लेता है, क्योंकि वो जानता है कि वो अपनी टेरिटरी को यूनियन से बचाने का कोई रास्ता नहीं है। उसकी जनता नहीं चाहती कि वो अकेले लड़े, और वो उसे मना लेती है कि वो जहां भी जाएगा वो उसके पीछे पीछे आएंगे। थियो उनका ये समर्पण देखकर प्रभावित हो जाता है और लेविन से कहता है कि उसे अलायंस के प्रति अपनी वफादारी से ज्यादा अपनी जनता की कदर करनी चाहिए। लेविन थोड़ी देर इस बारे में सोचता है और फिर साइड स्विच करके यूनियन ज्वाइन करने का फैसला कर लेता है ताकि वो अपनी जनता को लीड करना जारी रख सके। वो थियो की खुलेआम तारीफ भी करता है, ये कहते हुए कि वो एक महान आइडियल्स वाला इंसान है और हर नोबल को उसके जैसा होना चाहिए। लेविन थियो के प्रति वफादारी की कसम खाता है और वादा करता है कि जब थियो को अपना टाइटल और जमीन वापस मिलेगी तो वो उसकी साइड होगा। शहर में उनके झंडे के साथ यूनियन का झंडा भी लहराने लगता है और सिलिका हैरत से कहती है कि थियो ने लेविन को इतनी जल्दी सरेंडर करवाकर उसकी एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर काम किया है। मेन बैटलफील्ड पर लैसिक उस देश के किंग को हरा देता है और ये खबर विलर तक पहुंचती है। वो खुश है कि थियो और मिर्जा की वजह से वो बिना ज्यादा कैजुअलिटीज के जीत गए, जिन्होंने अपने अपने मुकाबले अकेले ही क्लच कर लिए थे। इसकी थोड़ी देर बाद वो यूनियन नोबल्स की एनुअल मीटिंग में पहुंचते हैं और थियो को वहां थोड़ा आउट ऑफ प्लेस महसूस होता है। नोबल्स अलग अलग फैक्शंस में बटे हुए हैं, जहां कुछ लोग किंगडम्स जीतने के लिए विलर का स्वागत एक हीरो की तरह करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि ये कॉन्टिनेंट की शांति के लिए नुकसानदेह था। इसके थोड़ी ही देर बाद यूनियन का लीडर और उस दुखभरी शादी का दूल्हा एलेक्सिस पार्टी में एंट्री मारता है। देखने में वो एकदम ट्विंक और सब टाइप लगता है, पर उसकी लुक्स इतनी किलर है कि बिना मेहनत किए ही सारी लड़कियां उस पर लट्टू हो जाए। वो विलर का स्वागत करता है, सिलुका को उस वेडिंग ट्रेजेडी के दौरान अपनी जान बचाने के लिए दिल से थैंक यू बोलता है और फिर अपना पूरा फोकस थियो पर शिफ्ट कर देता है, ये क्लेम करते हुए कि वो उसकी कामयाबियों का बहुत बड़ा फैन है। इसके बाद थियो रोशनी से मिलवाने ले जाता है, जो उसके वतन का मौजूदा लॉर्ड है, और वो थियो को खुलेआम वार्न करता है कि अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो वो उस आइलैंड पर वापस लौटने की गलती कभी ना करे। बाद में रात को जब थियो अपने कमरे में आराम कर रहा होता है तब एलेक्सिस उससे अकेले में यानी इन प्राइवेट बात करने के लिए आता है। थियो काफी हैरान होता है कि यूनियन का इतना बड़ा लीडर उस जैसे एक नोबडी से मिलने आया है, पर एलेक्सिस जवाब देता है कि वो थियो को एडमायर करता है। एलेक्सिस ने सुना है कि कैसे थियो सड़कों से उठकर साउथ का रूलर बना, पर उसने अपनी लड़की के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। वो रोने लगता है और कहता है कि वो भी मैरियन से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसके साथ रहने के लिए अपना टाइटल और जमीन तक छोड़ने को तैयार है, पर मैरियन अपने रास्ते से पीछे हटने का नाम नहीं ले रही। एलेक्सिस क्लेम करता है कि वो चाहता है कि पूरे कॉन्टिनेंट के नोबल्स एक हो जाएं और शांति से एम्परर्स क्रेस्ट बनाए, जो इस दुनिया से केओस को हमेशा के लिए खत्म कर सके। थियो उसकी बातों से काफी प्रभावित होता है और वादा करता है कि वो उसके सपने सच करने और उसे मैरियन से दोबारा मिलवाने में अपनी पूरी जान लगा देगा। एलेक्सिस उसे थैंक यू बोलता है और वहां से जाने से पहले उसे सिल्यूका के साथ अपनी खुशी ढूंढने की सलाह देता है। जैसे ही वो अपनी कैरेज में बैठने वाला होता है, अर्विन नोटिस करता है कि उन पर हमला हुआ है और वो तुरंत सबको अलर्ट कर देता है। सिल्यूका अपनी मैजिक वॉल से कुछ एरोज को ब्लॉक करती है, इससे पहले कि अटैकर्स एलेक्सिस पर टूट पड़ते। वेयरवुल्फ ट्विंस ट्रांसफॉर्म होकर एक एक करके अटैकर्स का काम तमाम कर देती हैं, जबकि थियो और बाकी गार्ड्स भी उन्हें रोके रखते हैं। जैसे ही एक अटैकर गिरता है, थियो उसके सर पर रोशनी का मार्क नोटिस करता है और कहता है कि वो अब एक पपेट से ज्यादा और कुछ नहीं बचा है। उसे रियलाइज होता है कि ये हमला करने वाले एलेक्सिस के पीछे नहीं बल्कि उसके पीछे हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए लड़ने लगता है। सिल्यूका पर एक दुश्मन हमला करने ही वाला होता है, पर उसकी शैडो में छिपा वो कैट डीमन बाहर निकलकर उसकी जान बचा लेता है। जब सारे अटैकर्स से निपट लिया जाता है तो अर्विन सिल्यूका को रिपोर्ट देता है कि जब वो दुश्मन के स्नाइपर्स को संभाल रहा था तब उसका सामना एक असैसिन से हुआ जो उसे चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। इसके थोड़ी देर बाद एलेक्सिस वहां से निकल जाता है, पर वो अब भी उस असैसिनेशन अटेम्प्ट के लिए खुद को ही कोस रहा होता है। थियो अच्छी तरह जानता है कि असली टारगेट तो वही था और सिल्यूका रिमार्क करती है कि क्योंकि इसमें एलेक्सिस इन्वॉल्व हो गया है तो समझ लो रोशनी के दिन अब गिनती के रह गए हैं। उसका मानना है कि उसे कम से कम यूनियन से तो बाहर निकाल ही दिया जाएगा और जल्द ही उन्हें अपना दाव चलने का मौका मिल जाएगा। अगले दिन थियो विलर को उस हमले के बारे में बताता है और ये भी रिवील करता है कि एलेक्सिस अब भी मैरियन के प्यार में पागल है। विलर दूसरी बात सुनकर काफी खुश होता है और वो कहानी सुनाता है कि कैसे एलेक्सिस और मैरियन को एक दूसरे से प्यार हुआ था। वो दोनों एकेडमी में पढ़ रहे थे और एक दिन तब मिले जब एलेक्सिस सड़क पर कुछ पत्थरों की खूबसूरती को निहार रहा था। जिस पल उसने मैरियन को देखा वो उस पर इतना बुरा फिदा हुआ कि उसे ग्रेविटी का नया एहसास हो गया। उसने उसे सैकड़ों लव लेटर्स भेजे और उसके गार्डन में खूबसूरत गुलाब का डिजाइन बनाया
तब जाकर कहीं मैरियन ने उस पर थोड़ा ध्यान देना शुरू किया। उसका शुक्रिया अदा करने के लिए मैरियन एक मास्करेड बॉल में गई जहां एक रैंडम बंदे ने उस पर हाथ डालने की कोशिश की। जब उसने उसका मुकाबला किया तो वो वॉयलेंट हो गया और जब अलेक्सिस अपनी लड़की को बचाने आया तो वो बेचारा एक ही पंच में ढेर हो गया। मैरियन उसके इस जेस्चर से काफी प्रभावित हुई और उसे अपने कमरे में ले गई, जहां उन्हें पता चला कि वो दोनों दुश्मन परिवारों से बिलोंग करते हैं। ये जानते हुए कि उनका साथ होना नामुमकिन है, उन्होंने एक आखिरी किस शेयर की और फिर मैरियन हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से निकल गई। इस वजह से वो काफी वक्त तक डिप्रेशन में रही और उसके सर्वेंट्स उसे अलेक्सिस के पास ले गए, जो उस वक्त कुछ गरीब बच्चों को गाना सिखा रहा था। उसने उसके सामने अपने दिल की बात कबूल की और ऐलान किया कि भले ही उनके परिवारों में दुश्मनी हो, पर वो एक दिन शादी जरूर करेंगे। विलर कहता है कि ये थी पूरी स्टोरी और उस वक्त उसने उनकी शादी को सपोर्ट किया था। जल्द ही नोबल्स की कॉन्फ्रेंस होती है और वो सबसे पहले रोसिनी को यूनियन से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद एक नोबल विलर पर इल्जाम लगाता है कि वो मैरियन से झगड़े मोल लेकर शांतिपूर्ण कोएग्जिस्टेंस के चांसेस कम कर रहा है। थियो एक्सप्लेन करता है कि लड़ाई शुरू करने की गलती उसकी थी और विलर तो बस उसकी मदद करने आया था। नोबल ज्यादा देर तक विलर के खिलाफ बहस नहीं कर पाते और अलायंस के खिलाफ जंग का फैसला पास हो जाता है। इसके बाद अलेक्सिस नोबल्स को एड्रेस करते हुए क्लेम करता है कि वो उनका लीडर सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये उसके पिता की पोजीशन थी। उसका मानना है कि वो अब इस रोल के लायक नहीं है और वो चाहता है कि तुरंत एक नया लीडर चुना जाए। वो विलर को अगला लीडर बनाने के लिए नॉमिनेट करता है क्योंकि उसके पास मिलिट्री पावर है, पर वो इस प्रमोशन को ठुकरा देता है क्योंकि वो अपनी कजिन मैरियन से मौत तक की लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। इसका फायदा उठाते हुए अमेरिकस अगले लीडर की पोस्ट के लिए खड़ा हो जाता है। उसका विरोध करने वाला कोई नहीं है और पहला काम वो ये करता है कि सारी जंग रोककर अलायंस के साथ शांति समझौते फिर से शुरू कर देता है। ज्यादातर लोग इस फैसले से खुश हैं, पर अलेक्सिस नहीं, क्योंकि वो जानता है कि अमेरिकस शांति बनाए रखने के लिए मैरियन से शादी करना चाहता है। जैसे ही ये मैसेज मैरियन तक पहुंचता है, वो पीस ट्रीटी को मानने से इनकार कर देती है और अपने कोर्ट विजर्ड एल्बस को जंग की तैयारी करने को कहती है। वो इस फैसले से काफी दुखी है क्योंकि वो अब भी अलेक्सिस से प्यार करती है और उसे लगता है कि अब उनके प्यार को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा। इसके थोड़ी देर बाद एक नोबल विलर के पास आता है और बताता है कि मैरियन की आर्मी उनके पड़ोसी टेरिटरी तक पहुंच गई है और वो उन पर किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। मिल्जा और सेलुका उससे कहते हैं कि उसे यूनियन की पीस पॉलिसी फॉलो नहीं करनी चाहिए और तुरंत पलटवार करना चाहिए, पर वो ऐसा करने से मना कर देता है। वो सेलुका की जिद से खुश नहीं है और उसे और थियो को बाहर भेजकर उस नोबल को डांट देता है। जब सेलुका और थियो वापस फॉरेस्ट ऑफ डार्कनेस की अपनी टेरिटरी में जा रहे होते हैं, वो अब भी उदास हैं कि विलर ने उसकी एडवाइस को इग्नोर कर दिया, जबकि उनके पास जंग से बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसका मूड ठीक करने के लिए थियो उसे टेरिटरी की सैर पर बुलाता है, पर वहां उन्हें जंगल के लोगों की ठंडी और जजमेंटल नजरें ही मिलती हैं। वो अंधेरे जंगल में सफर जारी रखते हैं, रास्ते में मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं और अनजान इलाकों को एक्सप्लोर करते हैं। जल्द ही बारिश शुरू हो जाती है और वो एक खोखले पेड़ में पनाह लेते हैं, जहां थियो सेलुका के साथ एक ही ब्लैंकेट शेयर करता है ताकि वो दोनों खुद को गर्म रख सकें। वो बातें करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ होकर कितने खुश हैं और थियो आखिरकार सेलुका को बताता है कि उसे कितनी चिंता है कि कहीं वो हमेशा के लिए विलर की कॉन्ट्रैक्टेड विजर्ड न बन जाए। वो उसे यकीन दिलाती है कि वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी और थियो उसे गले लगाकर उसे बताता है कि वो उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। सेलुका अब और कंट्रोल नहीं कर पाती और उसके लिए अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देती है और थियो भी मानता है कि वो भी उससे प्यार करता है, जिसके बाद उनके बीच एक्शन शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ मैरियन और विलर के पड़ोसी के बीच जंग शुरू हो चुकी है और मिल्जा अपनी मर्जी से मदद करने पहुंच गया है। वो अलायंस नाइट्स के प्लाज्मा क्रॉसबो से बचता है और उन्हें डिफ्लेक्ट करता है और अकेले ही एक पूरी स्क्वाड का काम तमाम कर देता है। मैरियन उसके जैसे कैलिबर वाले बंदे को देखकर हैरान है और बाद में अपने नाइट्स की मीटिंग में वो दुश्मन के किले पर कब्जा करने के लिए आर्टिफिशियल केओस पॉइजन का इस्तेमाल करके वॉर ट्रीटीज तोड़ने पर राजी हो जाती है। उसके नाइट्स उसके इस फैसले से दंग रह जाते हैं, पर वो साफ कहती है कि वो ये जंग हारना अफोर्ड नहीं कर सकते। वो एबिस को समुद्र में केओस पॉइजन बनाने भेजती है, जबकि अपने सर्वेंट्स को मिल्जा तक मैसेज पहुंचाने को कहती है। एबिस केओस पॉइजन बनाता है और फिर हवा के साथ उसे दुश्मन के किले की तरफ भेज देता है। वो जहर किले को घेर लेता है और सारे सोल्जर्स को लड़ने के लायक नहीं छोड़ता। मैरियन और उसके नाइट्स जल्द ही वहां हमला कर देते हैं और सारे सोल्जर्स के साथ उनके लीडर को भी मार देते हैं और फिर किले में आग लगा देते हैं। मिल्जा दूर से इस एक तरफा कत्लेआम को देख रहा था और उसे ये काफी दिलचस्प लगता है। अचानक मैरियन के सर्वेंट्स उसके पास आते हैं और उसे उससे मिलने का इन्विटेशन देते हैं। वो इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेता है, पर सर्वेंट से कहता है कि वो मैरियन को उसके पास लेकर आए। मिर्जा ने विलर का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया है क्योंकि उसमें पूरे कॉन्टिनेंट को एक करने की वो महत्वाकांक्षा नहीं है और अब वो बदले में मैरियन को सपोर्ट करना चाहता है। मैरियन जल्द ही उससे मिलने पहुंचती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो कॉन्टिनेंट को एक करने में अलायंस का साथ दे। मिल्जा उससे अलेक्सिस के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछता है और वो जान जाता है कि मैरियन झूठ बोल रही है जब वो क्लेम करती है कि वो उससे आगे बढ़ चुकी है। वो उसे बताता है कि वो अलायंस में सिर्फ एक ही शर्त पर शामिल होगा और वो ये है कि अगर वो आज रात उसके साथ सोए। मैरियन उसकी शर्त मान लेती है और उसे साफ कह देती है कि ये सिर्फ आज की रात के लिए है और वो कभी उसकी नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मिल्जा को इससे कोई दिक्कत नहीं है
और मैरियन अपने सपनों यानी एम्बिशंस की खातिर उसे अपना शरीर सौंप देती है एंड शी इज ऑफिशियली फॉर द स्ट्रीट्स नाउ। इसके थोड़ी देर बाद मैरियन विलर की टेरिटरी में मार्च करने के लिए तैयार है। ऑगस्ट उसे बताता है कि मिर्जा ने अपने पिता को मार दिया है, अपने देश का राजा बन गया है और ऑफिशियली अलायंस का एलाई बनने का फैसला कर चुका है। विलर भी उसका सामना करने की तैयारी कर रहा है और वो अपने सारे दोस्तों यानी एलाइज को साथ मिलने के लिए बुलाता है। उसके विजर्ड स्पॉट करते हैं कि मिर्जा और उसके जंगी जहाजों का बेड़ा उनकी तरफ बढ़ रहा है, पर विलर को कुछ अजीब लगता है और वो डॉक्स की तरफ जाते हुए सबको अपने हथियार तैयार करने का ऑर्डर देता है। डॉक्स पर वो मार्गरेट से मिलता है जो उसे इन्फॉर्म करती है कि मिर्जा अब मैरियन की साइड चला गया है और यहाँ तक कि उसने अपने पिता को भी मार दिया क्योंकि वो उनके रास्ते में आ रहा था। विलर को यकीन नहीं होता और उसे रियलाइज होता है कि ये जंग जीतना अब आसान नहीं होगा। वो अपने शिप्स को मिर्जा के बेड़ा पर हमला करने का ऑर्डर देता है, जो तुरंत काउंटर अटैक करता है और विलर की शिप्स पर कूदकर उसके सोल्जर्स को तेजी से खत्म करने लगता है। कैप्टन तुरंत अपने आदमियों को स्टीयरिंग व्हील तोड़ने और पूरी शिप पर तेल डालने का ऑर्डर देता है। काम पूरा होने के बाद वो शिप छोड़ देते हैं और कैप्टन उसमें आग लगा देता है ताकि मिर्जा को भी अपने साथ ले डूबे, पर यह कोशिश बिल्कुल बेकार जाती है और मिर्जा थोड़ी देर की लड़ाई के बाद कैप्टन को मार देता है और जलती हुई शिप से बच निकलता है। इसी बीच विलर के विजर्ड्स एक विशाल लेंस का यूज करके मिर्जा की शिप्स को एक एक करके आग लगा रहे हैं। समुद्र से बाहर आते वक्त मिर्जा फिलहाल पीछे हटने का फैसला करता है क्योंकि उसके ट्रूप्स ने आज बहुत ज्यादा तेल झेला है। अपने महल में विलर को एहसास होता है कि अगर वो सिर्फ मिर्जा को हरा दे तो अलायंस की आधी ताकत खत्म हो जाएगी और वो जल्द ही पर्सनली जंग में शामिल होने का प्लान बनाता है। मार्गरेट भी उसके साथ जाने की जिद करती है, ये क्लेम करते हुए कि मिर्जा ने कभी उसके पूरे क्लैन को खत्म किया था। इसके थोड़ी देर बाद विलर का एक एलाय एक विशाल बैटलशिप लेकर वहां पहुंचता है और मिर्जा के बेड़ा में तबाही मचा देता है। उसे रियलाइज होता है कि समुद्र पर जंग जीतना नामुमकिन है और वो अपने आदमियों को तुरंत किनारे की तरफ भागने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ मैरियन की फोर्सेज ने विलर के सबसे ताकतवर साथियों में से एक को हरा दिया है। जल्द ही मिर्जा और बाकी एलाइज उसकी फोर्सेज ज्वाइन कर लेते हैं और मैरियन ऐलान करती है कि असली जंग अब शुरू होगी। उसकी साइड वाली वाइकिंग प्रिंसेस रात के वक्त वॉरशिप्स का एक बड़ा बेड़ा लेकर विलर के कासल पहुंचती है और उसे रियलाइज होता है कि अब वो नहीं जीत सकता। वो अंत तक लड़ने का फैसला करता है और अपने विजर्ड्स को ऑर्डर देता है कि उसके नीचे जितने भी नोबल्स हैं उनसे कांटेक्ट करें और उन्हें सरेंडर करने को कहें। वो मार्गरेट की मदद से जंग की तैयारी करता है और आखिरकार मान लेता है कि वो भी उससे प्यार करता है और वो साथ मर सकते हैं। वो विशाल बैटलशिप मैरियन की 1000 शिप्स के बेड़ा का सामना करती है, पर उनकी सारी कोशिशों के बावजूद वो नहीं जीत पाते। ज्यादा से ज्यादा दुश्मनों को खत्म करने के लिए एक आदमी उस बड़ी शिप को उड़ा देता है, पर उससे दुश्मन के बेड़ा को ज्यादा नुकसान नहीं होता। दुश्मन विलर के कासल पर हर तरफ से हमला करते हैं और मैरियन फ्रंट से लीड करती है। वो उसके कासल का दरवाजा तोड़ हीने वाले हैं और विलर और मार्गरेट अकेले उन सबका सामना करने के लिए तैयार खड़े हैं। मार्गरेट अपना अल्टीमेट स्पेल यूज करती है और खुद को आग से कवर कर लेती है। वो दुश्मन की लाइंस को जलाते हुए निकल जाती है और विलर अपने रास्ते में आने वाले हर दुश्मन को काट देता है। मार्गरेट का गैस जल्द ही खत्म हो जाता है, पर जैसे ही विलर उसकी मदद के लिए आता है वो उसे धक्का देकर सेफ्टी में भेज देती है और अपनी बची खुची ताकत का यूज करके सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेती है। इस धमाके के बाद वो राख में बदल जाती है और दिल टूटा हुआ विलर बिना किसी डिफेंस की परवाह किए दुश्मन सोल्जर्स पर टूट पड़ता है। मैरियन अपने नाइट्स को उस पर प्लाज्मा क्रॉसबोज चलाने का ऑर्डर देती है, पर वो अपने क्रेस्ट का यूज करके उनके कॉम्बो अटैक को ब्लॉक कर देता है। वो ये देखकर दंग रह जाती है और अपने कजन से एक आखिरी बार बात करने का फैसला करती है। विलर खुली बाहों से उसका स्वागत करता है और मैरियन उसे गले लगाती है जब वो उसे बताता है कि वो सरेंडर कर रहा है। वो उससे कहता है कि वो उसी रास्ते पर चले जो उसने खुद के लिए चुना है और विश करता है कि वो एक दिन अलेक्सिस से शादी करके अपनी खुशी पा सके। इसी के साथ वो मर जाता है और उसका क्रेस्ट बिखर जाता है। उसके सोल्जर्स गुस्से में आकर दुश्मनों पर एक सुसाइड अटैक करते हैं, पर उसका कोई फायदा नहीं होता और सुबह तक मैरियन कासल पर कब्जा कर चुकी होती है। वो थ्रोन रूम में जाती है जहां विलर का एक विजर्ड उसे बताता है कि भले ही उसने कासल जीत लिया हो, पर हर कोई अब भी विलर के प्रति ही वफादार रहेगा। फिर वो जहर पीकर खुदकुशी कर लेती है, जबकि दूसरी विजर्ड मैरियन की साइड के जख्मी लोगों को भी हील करने का ऑफर देती है। मैरियन फिर विलर का क्रेस्ट और टेरिटरी मिर्जा को दे देती है, जबकि वो अपनी आर्मी लेकर बाकी कॉन्टिनेंट को जीतने निकल जाती है। जल्द ही विलर की मौत की खबर उसके साथियों तक पहुंचती है और थियो ये सुनकर पूरी तरह टूट जाता है। विलर के सारे एलाइज इकट्ठा होते हैं और वो ट्रीटी नाम का एक अलग ग्रुप बनाते हैं ताकि उसकी मौत का बदला ले सकें और अलायंस को कॉन्टिनेंट जीतने से रोक सकें। सबका मानना है कि लैसिक को अगला लीडर होना चाहिए, पर वो जवाब देता है कि वो अब भी थियो का सबऑर्डिनेट है और बदले में उससे लीडर बनने के लिए नॉमिनेट करता है। नोबल्स थियो को लीडर मटेरियल नहीं समझते और लैसिक से उसके इस फैसले पर बहस करने लगते हैं। थियो आगे बढ़ता है और सबसे कहता है कि वो आने वाली जंग में अपनी काबिलियत वर्थ साबित कर देगा ताकि हर कोई उसे दिल से एक्सेप्ट कर सके। नोबल्स फैसला करते हैं कि जब तक थियो खुद को बेहतर साबित नहीं कर देता तब तक वो लैसिक को ही अपना लीडर चुनेंगे।
दूसरी तरफ मिर्जा उन नोबल्स को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा है जो विलर के अंडर थे, पर वो उसके आगे झुकने सबमिट से इनकार कर देते हैं और अपनी पूरी ताकत से मुकाबला करते हैं। जैसे ही वो अपने थ्रोन पर बैठता है, मैरियन का एक विजर्ड उस तक मैसेज पहुंचाने आता है और उससे उन टेरिटरीज को वापस लेने को कहता है जो कभी विलर ने जीती थी। विजर्ड मिर्जा को दुश्मन की ताकत से होशियार रहने की सलाह देता है, पर मिर्जा को किसी का उससे ऊंची आवाज में बात करना जरा भी पसंद नहीं। मिर्जा जल्द ही अपनी आर्मी लेकर दुश्मनों पर टूट पड़ता है और उन्हें बुरी तरह कुचल देता है। विलर का भाई जो आर्मी का इंचार्ज है, पीछे हटने का फैसला करता है और मिर्जा को लालच देकर उस जगह ले आता है जहां लैसिक अपनी आर्मी के साथ इंतजार कर रहा है। लैसिक और मिर्जा एक दूसरे से भिड़ने के लिए इतने बेताब है कि वो अपनी आर्मी से भी पहले आगे लपक पड़ते हैं। दोनों के बीच भयानक वार होते हैं और जल्द ही उनकी आर्मीज भी जंग में कूद पड़ती हैं। लैसिक को थोड़ी चोट लगती है और वो तुरंत वहां से निकल लेता है, पर वो मिर्जा को जख्मी करने में कामयाब हो जाता है, जिससे एहसास होता है कि लैसिक ही एक लौता ऐसा मर्द है जो उससे टक्कर ले सकता है। उसे लगता है कि वो अभी थोड़ा कमजोर, डिसएडवांटेज पड़ रहे हैं, इसलिए वो बैटलफील्ड से पीछे हटने का फैसला करता है। दूसरी तरफ मैरियन तियो की टेरिटरी में पहुंच चुकी है और मन ही मन पछताती है कि उसने पहले तियो को अलायंस ज्वाइन करने से क्यों रोका। उसे लगता है कि तियो के पास अभी कोई बड़ी आर्मी नहीं है, पर फिर भी वो उससे और सेल्यूकस से लड़ना नहीं चाहती, भले ही वो उसके सबसे बड़े दुश्मन स्वॉन एनिमीज बन चुके हों। मैरियन जंग शुरू होने से पहले तियो से एक आखिरी बार बात करना चाहती है और अपने विजर्ड को उस तक मैसेज भेजने को कहती है। तियो को जल्द ही मैसेज मिल जाता है और वो सोचता है कि जब उनके बीच लड़ाई तय है तो मैरियन आखिर क्या बात करना चाहती है। सेल्यूका रिमार्क करती है कि शायद मैरियन उसे पसंद करने लगी है, इसीलिए ये मीटिंग पर्सनल है, पॉलिटिकल नहीं। तियो समझ जाता है और उससे मिलने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि उसके पास भी मैरियन से कहने के लिए कुछ है। सेल्यूका भी अपने पिता से एक आखिरी बार मिलना चाहती है, क्योंकि भले ही वो एक नंबर का एसहोल हो, पर आखिरकार वो उसका बाप है। वो मैरियन से मिलने उसके टेंट में जाते हैं और बातें शुरू करने से पहले सेल्यूका अपने पिता को गले लगाती है। मैरियन तियो से हाथ मिलाती है और बताती है कि उसने उसके बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी है। तियो जवाब देता है कि उसने मैरियन के लड़ने के तरीके के बारे में काफी घटिया अफवाहें सुनी है और रिमार्क करता है कि वो मिलने में काफी अलग लगती है। वो रिवील करता है कि वो एक बार एलेक्सिस से मिला था और वो मैरियन से पूरे दिल से प्यार करता है। तियो चाहता है कि वो दोनों फिर से मिल जाएं, पर मैरियन उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और कहती है कि मरने से पहले विलर ने भी उससे यही कहा था। वो फिर ऐलान करती है कि वो और एलेक्सिस दोनों बहुत भोले, नाइव थे और कियोस का ये युग खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, पूरे कॉन्टिनेंट को जंग से जीतना। वो इसके लिए जितना हो सके उतना खून बहाने को तैयार है और तियो से कहती है कि वो उससे लड़ना तो नहीं चाहती, पर वो किसी भी हाल में ये टेरिटरी वापस लेकर रहेगी। मीटिंग वहीं खत्म होती है और जब तियो अपने कासल लौटता है, वो क्लेम करता है कि मैरियन अब भी एलेक्सिस से प्यार करती है और वो उन्हें दोबारा एक साथ लाना चाहता है। सेल्यूका जवाब देती है कि इसके लिए तो चमत्कार मिरेकल की जरूरत होगी और तियो उस चमत्कार को करने का पक्का निश्चय करता है। सेल्यूका उसकी बातों से थोड़ा हैरान होती है, पर तियो आगे जो करता है वो उसे पूरी तरह दंग, बैफल्ड कर देता है। वो अपने सारे सोल्जर्स के सामने सेल्यूका को किस कर लेता है और सेल्यूका शर्म से लाल हो जाती है और कहती है कि ये इसके लिए सही जगह या वक्त नहीं था। तियो जवाब देता है कि उसने जानबूझकर उसे सबके सामने किस किया है ताकि उसके सोल्जर्स अपने लॉर्ड के प्यार की खातिर लड़ने के लिए तैयार हो जाए। सोल्जर्स नारा लगाना शुरू कर देते हैं और सेल्यूका को समझ आता है कि तियो असल में मैरियन को उकसाना, प्रोवोक करना चाहता था ताकि वो अलेक्सिस के लिए अपने प्यार के बारे में सोचे। उसका ये तरीका काम कर जाता है और मैरियन फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। तभी उसे खबर मिलती है कि विलर के एक दोस्त ने वाइकिंग फोर्सेस को हरा दिया है, इसीलिए उसे तुरंत पीछे हटना पड़ेगा। ये खबर तियो तक पहुंचती है और सेल्यूका बताती है कि अब वो वॉर जोन से बाहर है, तो अब वक्त है कि वो अपने वतन जाए और वहां का कब्जा ले ले। तियो को ये सब थोड़ा एंटी क्लाइमैक्टिक लगता है, पर सेल्यूका समझाती है कि अगर वो एलेक्सिस और मैरियन को मिलवाना चाहता है तो उसकी रैंक और अथॉरिटी उनके बराबर होनी चाहिए। इसलिए वो चाहती है कि वो अपना वतन वापस ले, अपने साथियों का लीडर बने और पूरे कॉन्टिनेंट को अपनी ताकत का लोहा मनवाए। तियो उसका सुझाव मान लेता है और लैसिक को इन्फॉर्म करता है, पर लैसिक का विजर्ड सोचता है कि जितने सोल्जर्स तियो के पास हैं, उनसे रोसिनी को हराना लगभग नामुमकिन है। लैसिक को यह प्लान पसंद आता है और उसे लगता है कि रोसिनी को हराकर तियो नोबल्स को साबित कर सकता है कि वो उनका लीडर बनने के लायक है। तियो जल्द ही अपने वतन सिस्टीनिया पहुंच जाता है, सेल्यूका और अपने कुछ दोस्तों के साथ, जिनमें अर्विन, आइशेला, प्रिसिल्ला और वेयरवुल्फ ट्विंस शामिल हैं। उन्हें पता चलता है कि रोसिनी ने सिस्टीनिया में केओस को खुलेआम छोड़ दिया है ताकि लोग बिखरे रहें और उन पर जुल्म करना आसान हो। वो इसे जल्द ही खत्म करना चाहता है, इसीलिए वो तुरंत रोसिनी के शहर की तरफ मार्च करने का फैसला करता है। सेल्यूका ने आइलैंड पर सबको तियो के आने की खबर देने के लिए एक सॉलिड प्लान बनाया है। रोसिनी पक्का उसका सामना करने के लिए अपने ट्रूप्स भेजेगा, पर वो उनके फायदे में ही होगा, क्योंकि इससे मजलूम लोगों को एहसास होगा कि कोई ऐसा भी है जो रोसिनी से लड़ सकता है। वो जल्द ही शहर पहुंचते हैं और 2 ग्रुप्स में बंट जाते हैं। थियो, सेल्यूका और आइशला कुछ खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, पर वहां उन्हें ब्लैक विच याना मिल जाती है। सेल्यूका और याना एक दूसरे को पहचान लेती हैं और पता चलता है कि याना का बॉयफ्रेंड रोसिनी का सबसे बड़ा बेटा सैल्वाडोर है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के दुश्मनों का सामना करता है, पर जैसे ही उसे पता चलता है कि वो उस रूमर्ड थियो के सामने खड़ा है, तो मामला पर्सनल हो जाता है।
थियो ऐलान करता है कि वो रोसिनी फैमिली को हराकर अपने वतन को आज़ाद कराएगा और सैल्वाडोर उसे चैलेंज करता है कि वो अपनी पूरी कोशिश कर ले। वो अपना क्रेस्ट यूज करता है और रेस्टोरेंट के लोगों को अपने प्रति वफादारी की कसम खाने पर मजबूर कर देता है। थियो अपने दोस्तों से कहता है कि उन्हें यहाँ से भागना होगा क्योंकि जिन लोगों ने सैल्वाडोर का क्रेस्ट एक्सेप्ट किया है वो अपनी सोचने समझने की शक्ति यानी रीजन खो चुके हैं, पर वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। सेल्यूका एक मैजिक फ्लैशबैंग यूज करती है ताकि सबकी आंखें चौंधिया जाए और उन्हें भागने का एक मौका मिल जाए। सब लोग तय की गई जगह पर मिलते हैं और अर्विन थियो को इन्फॉर्म करता है कि उसने कुछ नाइट्स को पूरे शहर में उसे ढूंढते हुए देखा है। सेल्यूका डिक्लेयर करती है कि थियो का नाम फैलाने का उनका मिशन पहले ही कामयाब हो चुका है और फिर वो अगले स्टेप की तरफ बढ़ती है, जो है आसपास के टाउन्स और विलेजेस का दौरा करना ताकि रोशनी के खिलाफ लोगों को बगावत के लिए इकट्ठा किया जा सके। ये कहना आसान है पर करना मुश्किल, क्योंकि गांव वालों को रोशनी के सोल्जर्स से जुल्म सहने की आदत हो चुकी है। वो रेबेलियन में थियो की मदद करने से इनकार कर देते हैं और उसे बताते हैं कि जिसने भी रोशनी के खिलाफ उठने की कोशिश की है वो मारा गया है, इसीलिए वो कुछ कुर्बानियां देकर उसी की साइड रहना पसंद करेंगे। थियो खाली हाथ वापस लौटता है और अपने दोस्तों को बताता है कि सिस्टीनिया का हमेशा से यही हाल रहा है। रोशनी फैमिली अपने सिटीजन्स पर डर और मायूसी से राज करती है और इससे निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं है। इसी बीच सैल्वाडोर ने थियो को खुद मारने के लिए एक छोटी आर्मी इकट्ठा कर ली है और एक असैसिन भेजा है ताकि विलेजर्स को उसके साथ जुड़ने के खिलाफ वार्न किया जा सके। जैसे ही थियो अगले दिन एक गांव पहुंचता है, उसका सामना गुस्सैल लोगों से होता है जो उसे बताते हैं कि पड़ोस का एक गांव सिर्फ इसलिए जला दिया गया क्योंकि वो पहले वहां गया था। वो उसकी बात सुनने से इनकार कर देते हैं, भले ही वो उन्हें बताए कि इस सब के लिए रोशनी फैमिली जिम्मेदार है, और वो उसे नाइट्स को बुलाने से पहले वहां से निकल जाने को कहते हैं। जब थियो अपने दोस्तों को लेकर वहां से निकलता है तो वो सोचते हैं कि क्या वाकई कोई ऐसा नहीं है जो इस रेवोल्यूशन में उनकी मदद करेगा। सिलिका सुझाव देती है कि उन्हें थियो के गांव जाना चाहिए क्योंकि वहां कोई ना कोई उन्हें जरूर समझेगा। उसकी खामोशी ही सब कुछ बयान कर देती है, पर थियो फिर भी उन्हें अपने गांव ले जाता है ये दिखाने के लिए कि उसने क्या क्या झेला है। थियो को गांव के बॉर्डर के पास अपनी बचपन की दोस्त रेबेका दिखती है और वो उसकी तरफ दौड़ती है, पर एक सेफ डिस्टेंस पर रुक जाती है। वो उससे सारे गांव वालों को इकट्ठा करने को कहता है क्योंकि वो उनसे बात करना चाहता है। जब थियो गांव वालों से पुरानी बातें करता है तो सिलिका को रेबेका से पता चलता है कि थियो के पिता ने गांव में एक सीक्रेट स्टोर हाउस बनाया था जिसका यूज करके वो लोगों को भारी टैक्स से बचाने में मदद करते थे। एक दिन किसी ने उनकी चुगली कर दी और रोशनी के सोल्जर्स ने सबको सबक सिखाने के लिए उन्हें मार दिया। विलेजर्स ने कोई विरोध तक नहीं किया, इसीलिए थियो के मन में काफी वक्त तक उनके लिए नफरत रही और उसने गांव छोड़ दिया। पर अब वो क्लेम करता है कि उसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया है। वो विलेजर्स से पूछता है कि क्या वो हमेशा रोशनी के हाथों कठपुतली बनकर रहना चाहते हैं और उनसे उसके खिलाफ खड़े होने को कहता है। कोई जवाब नहीं देता और थियो जाने का फैसला करता है, पर रेबेका उसे रोकती है और कहती है कि कम से कम अपने पिता की कब्र पर तो हो आए। थियो मान जाता है और सेल्यूका और बाकियों को वहां इंतजार करने को कहता है। रेबेका बड़े चीयरफुली बातें करती रहती है कि वो कितना आगे बढ़ गया है और क्लेम करती है कि शायद वो रोशनी को हरा देगा, पर थियो उसे एक्टिंग बंद करने को कहता है क्योंकि वो इसमें बहुत घटिया है। वो जानता है कि वो रोशनी के लिए काम कर रही है और वो उससे पूछता है कि उन्होंने उसे कैसे धमकाया। वो जवाब देती है कि उसे धमकाया नहीं गया, बल्कि उसने शहर जाने के मौके के लिए खुद चुगली की है। रेबेका को थियो को धोखा देने का कोई अफसोस नहीं है, पर थियो को उस पर तरस आता है क्योंकि वो जानता है कि अपने जुल्म करने वालों के खिलाफ खड़े होना आसान नहीं है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर सब साथ जुड़ जाएं तो वो जीत सकते हैं, पर जब वो उसकी बात नहीं मानती तो वो उसे गांव वालों को भाग जाने के लिए कहने को कहता है क्योंकि उसे यकीन है कि रोशनी उसके बाद उन्हें सजा जरूर देगा। थियो अकेले अपने पिता की कब्र की तरफ बढ़ता है, इस बात से वाकिफ होते हुए कि दुश्मन वहां इंतजार कर रहे हैं, और रेबेका वापस गांव भागती है जहां सिलिका सबको उनका साथ देने के लिए मनाने की कोशिश कर रही है। वो उन्हें इन्फॉर्म करती है कि थियो जानता था कि ये एक जाल है, पर वो उन्हें बचाने के लिए खुद उसमें चला गया है। वो उनसे उसकी मदद करने को कहती है, पर इतना उन्हें मनाने के लिए काफी नहीं होता। हालांकि रेबेका दौड़ती हुई आती है और सबसे थियो की मदद करने की दरख्वास्त करती है, उन्हें याद दिलाते हुए कि रोशनी उन्हें तब भी माफ नहीं करेगा अगर वो थियो को उसके हवाले कर दें। इसी बीच थियो अपने पिता की कब्र पर पहुंचता है जहां सैल्वाडोर और उसके सोल्जर्स उसका इंतजार कर रहे हैं। वो उस पर एरोस चलाते हैं, पर अर्विन उसका बचाव करता है। सिलिका ने उससे और वेयरवुल्फ ट्विंस को थियो के पीछे जाने को कहा था, पर सैल्वाडोर को नहीं लगता कि वो उनके लिए कोई खतरा है। अचानक गांव वाले थियो को सपोर्ट करने के लिए दौड़ते हुए आते हैं और वो उन्हें थैंक यू बोलकर अपना झंडा बनाता है और विलेजर्स को अपनी पावर से ब्लेस करता है। सैल्वाडोर भी अपने क्रेस्ट से अपने सोल्जर्स को पावर देता है और जंग शुरू हो जाती है। विलेजर्स दुश्मन के एरोस से बचने के लिए एक शेल्टर के पीछे छिप जाते हैं और उन पर पत्थर फेंकने लगते हैं। सिलिका और आयशेला अपनी पावर्स यूज करके दुश्मनों को पेंटिकल कॉम्बोज में ढेर करती हैं, जबकि अर्विन असैसिन से लड़ता है। थियो सैल्वाडोर का सामना करता है और उसकी तलवार तोड़ने में कामयाब हो जाता है, पर सोल्जर्स उसकी मदद के लिए आ जाते हैं, जिससे सैल्वाडोर को भागने का मौका मिल जाता है। थियो दुश्मनों से घिर चुका है और आगे नहीं बढ़ पा रहा, पर अचानक रेबेका सैल्वाडोर को कस के पकड़ लेती है ताकि वो रुक जाए।
थियो के बार बार कहने के बावजूद कि वो उसे छोड़ दे, वो नहीं मानती और सैल्वाडोर एक हिडन डैगर से रेबेका को स्टैब कर देता है। ये देखकर थियो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो अपने चारों तरफ के सोल्जर्स को ढेर करके सैल्वाडोर पर टूट पड़ता है, जो भागने की कोशिश करता है, पर थियो के पिता की कब्र के ठीक पास मारा जाता है। दुश्मन सोल्जर्स अपने लीडर को मरा हुआ देखकर वहां से दुम दबाकर भाग निकलते हैं। थियो तुरंत रेबेका के पास दौड़ता है, पर वो उसकी बाहों में ही दम तोड़ देती है, जिस वजह से जंग जीतने के बाद भी वो बहुत ज्यादा उदास यानी अपसेट हो जाता है। इस लड़ाई का असर पूरे सिस्टीनिया में आग की तरह फैल जाता है और बहुत ही कम वक्त में हर तरफ बगावत यानी मल्टीपल अपराइजिंग्स होने लगती हैं। रोशनी और उसके बेटे इस बारे में बात करने के लिए इकट्ठा होते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि अगर उन्होंने थियो से तुरंत नहीं निपटा तो हालात बहुत जल्द हाथ से निकल जाएंगे। रोशनी अपने बेटों को ऑर्डर देता है कि इस रेवोल्यूशन को तुरंत कुचलने के लिए 5000 सोल्जर्स इकट्ठा करें, क्योंकि वो तैयारी की कमी की वजह से अपना एक और बेटा खोना नहीं चाहता। उसका सबसे बड़ा बेटा बगावत को दबाने और सैल्वाडोर का बदला लेने की जिम्मेदारी लेता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। रोशनी अब भी गुस्से में जल रहा है और अपने बेटे को मारने के लिए थियो की जिंदगी तबाह करने की कसम खाता है। दूसरी तरफ सैल्वाडोर के लिए काम करने वाला वो असैसिन अब भी अपने पर्सनल बदले के लिए अर्विन की तलाश में है। ब्लैक विच याना उसे ढूंढ लेती है और उसके मिशन के बारे में जान जाती है। असैसिन क्लेम करता है कि अर्विन को अकेला ढूंढना मुश्किल होगा, क्योंकि वेयरवुल्फ ट्विंस हमेशा उसके साथ रहती हैं। उनके बारे में सुनकर याना को कुछ आइडियाज आते हैं और वो असैसिन को भरोसा दिलाती है कि वो उन ट्विंस को लालच देकर दूर ले जाएगी ताकि वो शांति से अपने दुश्मन से लड़ सके। वो वेयरवुल्फ्स को भी मारना चाहती है और उसके बाद उसका प्लान थियो और सेल्यूका को खत्म करने का है, क्योंकि वो उनसे नफरत करती है। इसी बीच थियो के अंडर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और आइशेला उन्हें सही ढंग से लड़ने की ट्रेनिंग दे रही है। थियो खुश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अब रोशनी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और उसका प्लान है कि फ्यूचर में वो अपने गांव में एक कैसल बनाए ताकि वो वहां शांति से राज कर सके। सेल्यूका उसे बताती है कि ऐसा होने में अभी बहुत वक्त है। फिर अचानक अर्विन उन्हें इन्फॉर्म करता है कि रोशनी का दूसरा बेटा एक विशाल आर्मी लेकर यहाँ आ रहा है। थियो अपनी आर्मी को उनका सामना करने के लिए लीड करता है और जैसे ही वो बैटलफील्ड पर खड़े होते हैं, अर्विन और ट्विंस अपने सबसे बड़े दुश्मनों को स्पॉट कर लेते हैं। वो सेल्यूका से कहते हैं कि उन्हें उनसे निपटने के लिए तुरंत जाना होगा और वो उन्हें अपना ख्याल रखने को कहती है। अर्विन उस असैसिन से लड़ता है जो उसके जितना ही ताकतवर है, पर उसने अपनी नाइफ्स पर जहर लगा रखा है, जो अर्विन को काफी मुश्किल में डाल देता है। वो लगातार उसके अटैक्स को ब्लॉक करता है, जबकि असैसिन अपनी ब्लेड को जहर से कोट करता रहता है। वो दोनों निंजास की तरह लड़ते रहते हैं और आखिरकार अर्विन उसे एक नाइफ मारने में कामयाब हो जाता है। असैसिन अपना बैलेंस खो देता है और अर्विन उसे एक फेटल ब्लो देता है, पर बदले में उसे भी असैसिन की पॉइजनस नाइफ लग जाती है और दोनों वहां गिर पड़ते हैं। दूसरी तरफ वेयरवुल्फ ट्विंस याना का सामना करती हैं, जिसने उनसे लड़ने के लिए एक डीमन समन किया है। वो डीमन पर हमला करती हैं, पर उसके बैरियर को तोड़ने में नाकाम रहती हैं और डीमन उन्हें हेल फायर मैजिक सर्कल में घेर कर पलटवार करता है। उन्हें डीमन पर हमला करने का कोई रास्ता नहीं दिखता, तो वो बदले में याना पर एक कॉम्बो मूव यूज करने का फैसला करती हैं। वो वुल्व्स में ट्रांसफॉर्म होती हैं, उस बैरियर के ऊपर से कूदती हैं और आसमान में ऊंचाई तक पहुंचकर याना पर हमला कर देती है। वो पहली वाली से तो बच जाती है, पर दूसरी उसकी पीठ चीर देती है, जिस वजह से उसे पीछे हटना पड़ता है। याना के भागते ही वो डीमन गायब हो जाता है और फिर ट्विंस अर्विन की मदद के लिए दौड़ती हैं और उसे बेहोश पाती हैं। उन्हें पता चलता है कि उसे जहर दिया गया है और उन्हें डर लगता है कि वो मर जाएगा। हालांकि प्रिसिला वहां पहुंचती है और ऐलान करती है कि वो उसे यहां मरने नहीं देगी और अपने क्रेस्ट का यूज करके उसे हील कर देती है। बैटलफील्ड पर थियो रोशनी जूनियर की तरफ देखता है और अपने सोल्जर्स से कहता है कि अगर उन्होंने उसे ढेर कर दिया तो रोशनी की ताकत पूरी तरह बिखर जाएगी। वो अपना झंडा उठाता है और अपने सोल्जर्स और गांव वालों को अपनी हिफाजत प्रदान करता है। रोशनी जूनियर भी अपने सोल्जर्स को अपने क्रेस्ट की कर्स्ड पावर देता है और जंग शुरू हो जाती है। थियो रोशनी जूनियर से लड़ता है और उसके घोड़े को मार देता है, विच इज डेफिनेटली गोइंग टू ट्रिगर पीटा। जूनियर उस पर हमला करता है और थियो लगातार डिफेंड करता रहता है। वो लड़ाई में भारी पड़ने लगता है और रोशनी जूनियर को जख्मी करके जमीन पर गिरा देता है। उसके सोल्जर्स उसे बचाने आते हैं, पर थियो उन्हें आसानी से ढेर कर देता है। जूनियर उठता है और उस पर हमला करता है, ये रियलाइज करते हुए कि थियो ने शुरू से ही उसे थकाने का प्लान बनाया था। थियो उसे निहत्था करता है और पर उसे मारकर जंग खत्म कर देता है। थियो के सोल्जर्स अपनी जीत की खुशी मनाते हैं और वो सेल्यूका से बचे खुचे दुश्मन सोल्जर्स को सरेंडर करवाने को कहता है। ठीक तभी याना आसमान से उनकी तरफ लपकती है, थियो को एक सुसाइड अटैक में मारने के मकसद से। वो अपना सबसे पावरफुल अटैक लॉन्च करती है, पर सेल्यूका तुरंत रिएक्ट करती है और अपने सबसे खतरनाक स्पेल से काउंटर अटैक करती है। उनके अटैक्स आसमान में ही एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और याना जमीन पर गिर जाती है और बंदी बना ली जाती है। अपने बेटे की मौत की खबर रोशनी तक पहुंचती है, जिसे एहसास हो चुका है कि वो पहले ही ये जंग हार चुका है। वो थियो के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार है, पर वो चाहता है कि उसका बचा हुआ एक लौता बेटा जूजिल हर हाल में जिंदा रहे।
उसका बेटा कहता है कि वो थियो से बात करेगा और साबित करने की कोशिश करेगा कि वो उसके लिए और सिस्तीनिया की जनता के लिए काम आ सकता है। थियो और उसके सोल्जर्स कैसल पहुंचते हैं और जुजेल उनका स्वागत करने बाहर आता है। जुजेल क्लेम करता है कि वो सरेंडर कर देगा अगर उसके परिवार की सेवा करने वाले लोगों की जान बख्श दी जाए, जिस पर थियो जवाब देता है कि उसे और उसके पिता यानी डैड को मारना होगा और उनके परिवार और साथियों द्वारा इकट्ठा की गई सारी दौलत छीन ली जाएगी। जुजेल उसे जिंदा छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करता है क्योंकि वो सिस्टीनिया को गवर्न करने में मदद कर सकता है, पर थियो इस वजह से उसे जिंदा रखने से इनकार कर देता है। बल्कि वो इसे इसलिए जिंदा रखना चाहता है ताकि रोसिनी परिवार के वफादार लोग उसके खिलाफ पलटवार ना करें। जुजेल उसकी शर्त मान लेता है और थियो के प्रति वफादारी की कसम खाता है, जिससे उसके लोग और सेलुगा काफी खुश होते हैं। बाद में सेलुगा याना से पूछताछ करती है ताकि उसके मकसद जान सके। उसे लगता है कि ग्रेट वेडिंग ट्रेजेडी के दौरान डीमन लॉर्ड को इसी ने समन किया था, पर वो ये भी सोचती है कि वो अकेले इतना बड़ा काम करने के लायक स्ट्रांग नहीं है। याना उसे जवाब देने से इनकार कर देती है और बदले में किसी बिल्ली की तरह उस पर झपटती है और फिर जमीन पर लौटते हुए हंसने लगती है। इसके थोड़ी देर बाद मैजिक एकेडमी का एक एनवॉय थियो के कैसल पहुंचता है और ऐलान करता है कि याना ही उस ग्रेट वेडिंग ट्रेजेडी की असली गुनहगार थी। वो उसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और सेलुगा को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इतनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन पूरी करना मुमकिन नहीं था। एनवॉय सिस्टीनिया पर कब्जा करने के लिए थियो की तारीफ करता है, बताता है कि मैजिक एकेडमी उसे नया लॉर्ड मानती है और ब्लैक विच को पकड़ने के लिए उसे बड़ा इनाम यानी रिवॉर्ड देता है। इसके बाद एनवॉय याना के एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ता है, जिसे एक खंबे से बांध दिया गया है। गार्ड्स उसमें आग लगा देते हैं, पर वो सिर्फ हंसती रहती है और चिल्लाती है कि हर कोई सिर्फ उसका इस्तेमाल करता है और काम निकलने के बाद उसे फेंक देता है। वो ऐलान करती है कि वो इतनी आसानी से नहीं मरेगी और डीमन लॉर्ड को समन करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देती है। उसके चारों तरफ केओस इकट्ठा होने लगता है और जल्द ही वो डीमन लॉर्ड प्रकट होता है, जो ग्रेट वेडिंग ट्रेजेडी के पीछे था। याना सब पर हंसती है और कहती है कि अब तुम सबका काम तमाम हो जाएगा, पर बदले में डीमन उसी पर वार करके उसे ढेर कर देता है। ये देखकर हर कोई दंग रह जाता है, पर सेलुगा नोटिस करती है कि विच को मरता देख एनवॉय के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान है। तुरंत उसके बाद डीमन लॉर्ड गायब हो जाता है और केओस एनर्जी बिखर जाती है। वापस कॉन्टिनेंट पर मिल्जा को रिपोर्ट मिलती है कि थियो सिस्टीनिया का ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लॉर्ड बन गया है। मिल्जा को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर रिपोर्टिंग विजर्ड उसे बताता है कि थियो वहां के लोगों में बहुत पॉपुलर है और उसकी सक्सेस देखकर इंडिपेंडेंट नोबल्स की बगावत को और ताकत मिल सकती है। इस बंदे ने वाकई खुद को जिंक्स कर लिया, क्योंकि ठीक उसी मोमेंट पर एक सोल्जर दौड़ता हुआ आता है और मिल्जा को बताता है कि कुछ नोबल्स ने उनके एक किले पर हमला कर दिया है। मिल्जा गुस्से से पागल हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उस किले को एक ऐसी आर्मी ने तबाह किया है जो ज्यादातर आम लोगों से बनी थी। विजर्ड उसे बताता है कि ये अब सिर्फ एक बगावत नहीं बल्कि एक जंग है और उन्हें इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। मिल्जा को अब भी समझ नहीं आ रहा कि सिविलियंस उससे जंग करने की हिम्मत कैसे कर रहे हैं जबकि वो उनका लॉर्ड है, और विजर्ड उसे उन सिविलियंस पर हमला करने को कहता है क्योंकि अब वो उसके दुश्मन है। मिल्जा को थोड़ा शक है, पर जब विजर्ड कहता है कि उनके पास कोई चारा नहीं है तो वो उसका सुझाव मान लेता है और ऐलान करता है कि पहले वो व्हाइट विचेस के गांव पर हमला करेंगे, फिर वेयरवुल्व्स पर और फिर उन इंडिपेंडेंट नोबल्स पर जो इस बगावत को लीड कर रहे हैं। वो स्टैंड्स ऑन बिजनेस, विचेस का गांव जला देता है, वेयरवुल्व्स को भागने पर मजबूर करता है और फिर नोबल्स को भी ढेर कर देता है। मिल्जा को पूरा कॉन्फिडेंस है कि अब कोई उसके सामने नहीं टिक पाएगा, पर विजर्ड क्लेम करता है कि अगर थियो कॉन्टिनेंट वापस लौटा तो वो बाजी पलट सकता है। मिल्जा उसे एक खतरा मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि जब थियो सामने आएगा तो वो उसे काट डालेगा। ऐसा लगता है विजर्ड ने फिर से खुद को जिंक्स कर लिया है, क्योंकि जब वो बातें कर रहे हैं थियो कॉन्टिनेंट की तरफ ही बढ़ रहा है। सिलिका को लोगों पर मिल्जा के जुल्मों के बारे में पता चला है और वो कहती है कि वो हराने के लिए सबसे मुश्किल दुश्मन होगा। थियो जवाब देता है कि उनके फ्यूचर के लिए उसे हराना अब सबसे जरूरी काम है। वो लैसिक और बाकियों से मिलता है जो उसे वापस पाकर बहुत खुश हैं। लैसिक थियो को सिस्टीनिया जीतने के लिए बधाई देता है, पर वो ये सुनकर खुश नहीं है कि थियो के उनकी फोर्सेस का लीडर बनने में अभी भी वक्त है। जल्द ही ट्रीटी मेंबर्स की मीटिंग शुरू होती है और लैसिक सिलिका को चार्ज संभालने देता है, पर थियो उसे बीच में ही रोक देता है और सबसे उन लोगों के लिए 1 मिनट का मौन रखने की रिक्वेस्ट करता है जो मिल्जा के हाथों मारे गए हैं। इसके बाद सिलिका अपनी स्पीच शुरू करती है, पर नोबल्स उसे फिर रोक देते हैं और रिमार्क करते हैं कि थियो को अपने वतन को आज़ाद कराने के बजाय मिल्जा से लड़ने के लिए कॉन्टिनेंट पर होना चाहिए था। एक आदमी उसे अपनी प्रायोरिटीज सही करने को कहता है, पर दूसरों का मानना है कि गुजरे हुए कल के बजाय फ्यूचर डिस्कस करना अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्हें यकीन है कि लैसिक को ही उनके ग्रुप को लीड करना चाहिए और मिल्जा के खिलाफ जंग लड़नी चाहिए, और थियो उनकी बात से सहमत हो जाता है। वो उन लोगों की मौत की जिम्मेदारी लेता है जो उसके सिस्टीनिया में रहने के दौरान मारे गए, और सब ठीक करने के लिए वो खुद बैटलफील्ड पर मिल्जा का सामना करने और उसे ढेर करने के लिए तैयार होता है। थियो क्लेम करता है कि वो ये अकेला नहीं कर सकता और रिक्वेस्ट करता है कि नोबल्स इस बार उसे लीड करने दें। वो विलर के छोटे भाई से अप्रूवल मांगता है और वो उसे परमिशन दे देता है। इसी के साथ लैसिक आने वाली जंग के लिए थियो को अपना लीडर घोषित कर देता है। इसी बीच मैरियन मिल्जा और वाइकिंग प्रिंसेस को चाय पर बुलाती है और विलर की टेरिटरीज जीतने के लिए उसकी तारीफ करती है।
मिर्जा और रेडहेड के बीच इस बात को लेकर बहस हो जाती है कि बगावत करने वाली जनता पर राज करने का सही तरीका क्या है, और मैरियन उनसे कहती है कि वो अपनी टेरिटरी में अपने हिसाब से काम करें, पर वो इस वजह से किसी भी तरह की इंस्टेबिलिटी नहीं चाहती। वो अपनी कॉन्क्वेस्ट का करंट स्टेटस समझाती है और उसे लगता है कि उनके पास यूनियन को हमेशा के लिए हराने का एक बड़ा मौका है, पर वो अब भी थियो की वापसी को लेकर थोड़ी चिंतित है। मिर्जा जानता है कि थियो उसके लिए जरूर आएगा और उसका प्लान है कि जब ऐसा हो तो वो खुद उससे निपटेगा। मैरियन उसे वार्न करती है कि थियो को हल्के में ना ले और उसे कहती है कि अगर जरूरत पड़े तो वो उससे मदद मांग ले। ठीक तभी एल्बस वहां आता है और उन्हें इन्फॉर्म करता है कि थियो ने ऐलान किया है कि वो सबसे पहले फॉरेस्ट ऑफ इटर्नल डार्कनेस को वापस लेगा। मिर्जा ये सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उसका सामना करने के लिए निकल जाता है, और मैरियन एक बार फिर उसे वार्न करती है कि वो अपने दुश्मन को लाइटली ना ले। दूसरी तरफ थियो ने स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए वेयरवुल्व्स और विचेस के साथ एकजुट होने का फैसला किया है। वो होम ग्रोन एडवांटेज की वजह से मिर्जा से घने जंगल में लड़ना चाहता है, और सेल्यूका रिमार्क करती है कि असली मुश्किल काम तो उसके बाद आएगा जब उन्हें कैसल पर कब्जा करना होगा। वो क्लेम करती है कि उसके लिए उन्हें ढेर सारे सोल्जर्स की जरूरत पड़ेगी, जिन्हें इकट्ठा करने के लिए फिलहाल लैसिक काम कर रहा है। जूजल भी उनके साथ है और वो उन्हें उन रीजन्स में होने वाली बगावत के बारे में बताता है जिन्हें मिर्जा और वाइकिंग प्रिंसेस लीड कर रहे हैं। उसने वहां एक स्लेव रिवोल्ट, गुलामों के विद्रोह के बारे में सुना है और वो उनसे कोऑपरेशन के लिए बात करना चाहता है। थियो इसे इजाजत दे देता है और फिर जंग की तैयारियों में जुट जाता है। इसी बीच मिर्जा इस बात से गुस्से में है कि फॉरेस्ट रीजन उससे छीन लिया गया है और वो तुरंत वहां इन्वेड करने का फैसला करता है। उसका विजर्ड रिक्वेस्ट करता है कि वो इतनी जल्दबाजी ना करे और थियो के जंगल से बाहर आने का इंतजार करे, क्योंकि जंगल में उससे लड़ना एक बहुत बड़ी गलती, सीरियस मिस्टेक है। मिर्जा को यह पसंद नहीं आता कि उसका विजर्ड उसके दुश्मन के फैनबॉय की तरह बिहेव कर रहा है, और वो उसे चुप करवा देता है इससे पहले कि वो अपनी आर्मी को फॉरेस्ट ऑफ इटर्नल डार्कनेस में मार्च करने का ऑर्डर दे दे। वो हर हाल में थियो को खुद हराने पर आमादा है और उसे दिखाना चाहता है कि उससे पंगा लेकर उसने कितनी बड़ी गलती की है। जल्द ही जंगल में जंग शुरू हो जाती है और वेयरवुल्व्स घनी धुंध का फायदा उठाते हुए दुश्मन सोल्जर्स पर एम्बुश करते हैं और उन्हें एक एक करके ढेर कर देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, व्हाइट विचेस भी दुश्मनों पर पॉइजन मिस्ट से हमला करती हैं, जिससे एक साथ कई लोग मारे जाते हैं। भाई मिर्जा तो गुस्से में अंधा होकर थियो के जाल में फंस चुका है, पर क्या उसकी ब्रूट फोर्स इस फॉरेस्ट एडवांटेज को हरा पाएगी? क्या आप चाहते हैं कि मैं दिखाऊं कि घने जंगल के अंधेरे में मिर्जा और थियो का फेस टू फेस मुकाबला कैसा होगा, या फिर वो जूजल की वो स्लेव आर्मी जंग का रुख कैसे पलटेगी?